सॉरी। क्या हम थोड़ा सा और वेट करेंगे और फिर हम स्टार्ट करेंगे ना? अभी 11 बज के 1 मिनट हुआ है, तो हम 2-3 मिनट और वेट करते हैं और हम स्टार्ट करेंगे फिर। कर दिया जाता है। ओके। सक्सेसफुली अपलोड ठीक तो है एक ठीक बार है। है। अब उसने सिस्टम ने 2 बार ले लिया तो मैं कह नहीं सकता, पर मेरे को तो एक ही क्लेम मिला है। ठीक है। आपको मुझे शेयरिंग राइट देना होगा अर्चना जी, मैं तभी पीपीटी शेयर करूंगा। ओके। जितेंद्र सर, आप पीपीटी शेयर करके कोशिश कर सकते हैं एक बार। मैंने को होस्ट अच्छा। राइट्स दिए हैं आपको। ओके ओके। ठीक है, हो रहा है शेयर। सर हम 2 मिनट और वेट करेंगे और फिर हम स्टार्ट हाँ हाँ, करेंगे। ठीक है ठीक है। कन्वर्सेशन मुझे हिंदी इंग्लिश दोनों चलेगा या मिक्स? यस, हाँ मिक्स। ठीक ठीक। ज्यादातर हिंदी, बट इंग्लिश भी रहेगा तो साथ ठीक रहेगा। ठीक, चलेगा चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो पेरेंट्स, अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है कि और पेरेंट्स जुड़ते रहेंगे, तब तक हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले मैं सभी का वेलकम करती हूँ। और ये आज हमारा फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर जो सेशन है, ये नई दिशा द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है। तो मैं थोड़ा सा एक नई दिशा का इंट्रोडक्शन भी देना चाहूंगी कि नई दिशा एक रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी वाले बच्चे होते हैं, जिनको ऑटिज्म हो, डाउन सिंड्रोम हो, उनके बच्चों के जो पेरेंट्स हैं, केयर गिवर्स हैं, उनको सपोर्ट करने का काम करती है। और ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। इसमें हमारे 3-4 तरीके से हम ऑनलाइन जुड़ते हैं पेरेंट्स से। सबसे पहले हमारे पास वेबसाइट है, NAYI-DSHA.org पर जाकर पेरेंट्स बच्चों से संबंधित वीडियोज हैं, वहां पर लेख हैं डॉक्टर अजय शर्मा द्वारा बनाए, और भी एक्सपर्ट्स हैं, उन आप जाकर पढ़ सकते हैं हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु में। इसके बाद हमारे पास एक डायरेक्टरी है, जिसको आप अपने शहर में जाकर, कहीं आप ट्रांसफर होते हैं या अपने ही शहर में आपको अगर कोई स्कूल देखना है या कोई थेरेपी सेंटर देखना है, तो आप उस पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक हेल्पलाइन है, जिसमें कि आप सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक
कॉल करके अपने बच्चे से संबंधित या कोई भी और चीज, आपको भी अभी खुद के लिए भी कोई प्रॉब्लम है, उसको भी आप शेयर करके वहां से हेल्प ले सकते हैं। ये भी 3-4 भाषा में, इंग्लिश, हिंदी, तेलुगु, मराठी, कई भाषाओं में इसमें आपको एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो आपसे बात कर सकते हैं। ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे तक चलती है, और मंडे से लेके सैटरडे तक। इसके अलावा हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप्स है, जिसमें पेरेंट्स जुड़कर अपनी अलग अलग चीजों पर बात कर सकते हैं, बच्चों से संबंधित, खुद से संबंधित, स्कूलों से संबंधित। वो एक सेफ स्पेस है जहां वो अपने सारी चीजों को शेयर कर सकते हैं आपस में पेरेंट्स से। आज हमारे एक्सपर्ट है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर, जितेंद्र जी। सबसे पहले उनका वेलकम और उनको थैंक यू कि सर ने समय दिया हम लोगों को, जिससे कि हमको वो गाइड कर पाएंगे। सर का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन में दे देती हूँ कि जितेंद्र जी ने MBA फाइनेंस में किया है IIT रुड़की से। उनके पास 15 सालों का एक्सपीरियंस है, और वो स्पेशल चिल्ड्रंस के जो पेरेंट्स हैं उनके लिए उन्होंने स्पेशली इसके ऊपर उन्होंने वर्क किया है, क्योंकि उनको लगता है कि उस पर अगर उनको हेल्प मिलेगी तो पेरेंट्स और अपने बच्चों के लिए बेटर सोच पाएंगे। तो उनके आज एक्सपीरियंस का हम लाभ लेंगे, और उनसे हम जानेंगे कि किस तरीके से हम प्लानिंग करेंगे आगे की। और इसमें हम सरकारी योजनाओं को तो हम जानते हैं, उसके अलावा भी सर के पास बहुत कुछ है जो आपको हम मतलब आज सर आपको बताएंगे। और पेरेंट्स से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो म्यूट पे रहें, और उसके अलावा उनको कोई भी प्रश्न है तो वो चैट में शेयर करते रहें। और एक और चीज कहना चाहूंगी कि आप एक कॉपी पेन रखिए और नोट करते रहिए, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है कई बार वो हमको ध्यान नहीं रहती हैं, और कई क्वेश्चन भी होते हैं जो आप नोट करके कभी भी उसमें चैट में पूछ सकते हैं और बाद में भी पूछ सकते हैं। नाउ ओवर टू जितेंद्र जी, थैंक यू एंड वेलकम वंस अगेन। पेरेंट्स का भी वेलकम, उन्होंने टाइम निकाल के वो ज्वाइन कर रहे हैं, आगे भी ज्वाइन करते रहेंगे। सर, ओवर टू यू नाउ। धन्यवाद अर्चना जी। मैं एक मिनट PPT में शेयर कर लेता हूँ। सर जब तक शेयर कर रहे हैं PPT, मैं अपनी हेल्पलाइन का नंबर बता देती हूँ आप लोगों को। 8448448996 पर आप कॉल करके सुबह 9 बजे से 6 बजे तक कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। जी ठीक है। आज हम जो सेशन करेंगे उसमें ज़्यादातर हम ये समझेंगे कि प्लानिंग के वो कौन से हिस्से हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग है, और बच्चे से रिलेटेड जो भी प्लानिंग होती है उसमें क्या है, और कौन से एरियाज को हमें कवर करना चाहिए, उसमें क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, वो भी हम थोड़ा सा समझेंगे। तो आज का जो ऑब्जेक्टिव होगा, स्पेशल नीड प्लानिंग होता क्या है। हम बोलते रहते हैं, लेकिन प्लानिंग में क्या क्या कवर होता है, कैसे करनी चाहिए, एक्सपेंसेस कैसे मैनेज करनी चाहिए, उसको समझेंगे। बच्चे के लिए कितना मनी आखिर रिक्वायर्ड होगा। एक तो ये है कि हम करते चले जा रहे हैं, ठीक है, हम पैसा जोड़ रहे हैं, लेकिन आखिरकार कितना जोड़ना होगा हमें, वो कैसे निकाला जाए, उसको हम थोड़ा सा समझेंगे। और सेफ्टी नेट इंश्योरेंस के ऊपर आज हम समझेंगे क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल हैं, कैसे हम कौन से इंश्योरेंस हमें प्लान करने चाहिए, जिससे एक बच्चे के इन एंड अराउंड जो एक सेफ्टी नेट प्रिपेयर होगा। और व्हाट आफ्टर अस, हमारे बाद क्या होगा, कैसे चीजें होनी चाहिए, उसमें क्या ऑप्शन अवेलेबल है, तो इस चीज को हम समझेंगे। तो लार्जली स्पेशल चाइल्ड अगर आपके पास आपका है, तो उसके लिए प्लानिंग कैसे करनी चाहिए, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, ये इस सेशन का मेन ऑब्जेक्टिव है। देखिए, जब हम पूरी प्लानिंग करते हैं तो स्पेशल चाइल्ड तो है ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि जिनका भी स्पेशल चाइल्ड है उनके लिए ये 2 जनरेशन की प्लानिंग हो जाती है। आपको अपने खुद के लिए भी देखना है, खुद के एक्सपेंसेस हैं वो भी मीट आउट करने हैं, और साथ साथ बच्चे की लाइफ टाइम की प्लानिंग करनी है, तो 2 जनरेशन की प्लानिंग हो जाती है। तो एक पूरी प्लानिंग अगर आपको करनी है तो उसमें खुद का रिटायरमेंट कैसा होगा, कितना मनी रिक्वायर्ड होगा, ये प्लान होना चाहिए। पेरेंट्स को अपने लिए प्लान करना चाहिए। स्पेशल चाइल्ड के फ्यूचर के लिए कितना रिक्वायर्ड होगा, कैसे किया जाए, क्या है अवेलेबल, ये हिस्सा होना चाहिए आपका। और दूसरा, अगर कोई सिबलिंग है तो उसकी लाइफ के लिए भी प्लानिंग, एजुकेशन, मैरिज, जैसे हम ट्रेडिशनल प्लानिंग में करते हैं। तो पूरी लाइफ प्लानिंग जब हम करते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव प्लानिंग करते हैं, तो ये 3 मुख्य प्लानिंग के हिस्से होते हैं। और जब हम तीनों अगर एरियाज को हम प्लान कर लेते हैं तो लार्जली हम फ्यूचर के लिए प्लान रहते हैं।
अब स्पेशल नीड प्लानिंग होता क्या है, मैं हमेशा इस टॉपिक को बोलता हूँ, और ये स्लाइड होती है एक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आखिर होता क्या है। देखिए, दो तरह की है। एक ट्रेडिशनल प्लानिंग है, और ट्रेडिशनल प्लानिंग हम बोलते हैं कि भाई मुझे घर खरीदना है, कार खरीदनी है, और दूसरे गोल्स हैं। अगर चाइल्ड है तो उसकी एजुकेशन, मैरिज, वो ट्रेडिशनल प्लानिंग है। इस ट्रेडिशनल प्लानिंग में आपका स्पेशल चाइल्ड प्लानिंग का भी रिक्वायरमेंट ऐड हो जाता है। तो प्लानिंग जब आप करते हैं तो आप एक रोड मैप तैयार करते हैं कि आखिर फ्यूचर के रिक्वायरमेंट्स मीट आउट कैसे होंगे। और एक फाइनेंशियल प्लानिंग है दूसरा। हर स्पेशल चाइल्ड फैमिली के लिए लीगलिटीज भी मैटर करती हैं, क्योंकि बहुत से एरियाज में लीगल लॉ क्या बोलते हैं, आपको कैसे वो प्रिपेयर करना चाहिए, तो लीगल स्ट्रैटेजी भी एक आती है। तो आप एक फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बनाते हैं और इंटीग्रेट करते हैं। इन दोनों को इंटीग्रेट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपने लीगल स्ट्रैटेजी बनाई और फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, या फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी तो बना दी लेकिन फाइनेंसिस को मैनेज करने के लिए लीगल स्ट्रैटेजी नहीं बनाई, तो इन दोनों का इंटीग्रेशन बहुत जरूरी होता है एक कंप्लीट प्लानिंग का। थोड़ी सी मैं बात करूंगा इस पे। ये मुख्य लीगल स्ट्रैटेजीज में इन्वॉल्व होते हैं। और दूसरा सबसे अहम चीज कि जब आप प्लानिंग करते हैं तो अपना विजन क्लियर करते हैं बच्चे के लिए कि मैं इस तरीके से चाहता हूं, इस बच्चे का केयर ऐसे होगा, इसकी प्लानिंग इस तरह से होगी। तो आप अपना खुद विजन आप क्लियर करते हैं अपने बच्चे के लिए। तो स्पेशल नीड्स प्लानिंग जो है प्रॉपरली अगर हम समझे तो एक रोड मैप आप तैयार करते हैं जिसमें फाइनेंशियल और लीगल स्ट्रैटेजी दोनों का इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, हर पेरेंट्स की अपनी लाइफ स्टेज है, किस लाइफ स्टेज में है वो मैटर करता है। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये प्लानिंग शुरू कब करनी चाहिए। बहुत से पेरेंट्स हैं आते हैं, वो बोलते हैं कि शायद बच्चे की क्या 15 साल का बच्चा हो जाए तब प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, आज बच्चा केवल 6 साल का है, या बच्चा 25 साल का हो जाए तब प्लानिंग शुरू करनी चाहिए। तो प्लानिंग शुरू कैसे करनी चाहिए और स्टार्ट कहाँ से करें। बहुत कुछ है फाइनेंशियल प्लानिंग में, बहुत कुछ है करने के लिए, प्लान करने के लिए। उसके बाद लीगल प्लानिंग आ जाती है, तो आखिर स्टार्ट कैसे करें। तो मेरा हमेशा इस स्लाइड पे ज्यादा जोर रहता है। मैंने एक बुक लिखी है, अगर आप नीचे देखेंगे इमेज सोर्स है, फाइनेंशियल प्लानिंग फॉर फैमिलीज हैविंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। ये एक बुक लिखी गई है जो आप मेरे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं। ये बुक अवेलेबल है। इसमें मैंने पूरा फाइनेंशियल और लीगल प्लानिंग के बारे में बात की है। उस वो और सब प्लानिंग में ये बेसिक्स, ये चार्ट बना है। ये क्या है कि मैंने बच्चे की लाइफ को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया। हम अपनी लाइफ को 5 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। भाई मैं माइनर हूँ तब अलग स्टेज है, मैं एडल्ट हो गया अलग स्टेज है, मैं ओल्ड एज पे चला गया अलग स्टेज है। तो इस तरह से अलग अलग लाइफ स्टेजेस के थ्रू हम जाते हैं। वही ऐसे ही बच्चे की 5 लाइफ स्टेजेस हो गई। माइनॉरिटी है, एडल्ट है, घर में रहता है, एनवायरमेंट में मूव कर जाए, घर से निकल के मे बी रेजिडेंशियल होम में चला जाए, फर्स्ट पेरेंट की डेथ है, सेकंड पेरेंट की डेथ है, और फिर उसके बाद एंड ऑफ चाइल्ड लाइफ। ये पूरा एक लाइफ स्टेजेस है। हम जब लाइफ स्टेज को डिवाइड करते हैं और हर लाइफ स्टेज में एक रिक्वायरमेंट निकालते हैं कि आखिर क्या क्या जरूरत होगा। जैसे बच्चा माइनॉरिटी है तो इनिशियल डायग्नोसिस होता है, अर्ली इंटरवेंशन, काउंसलिंग, थेरेपीज। वहीं पे अगर आप देखें तो जब एक्सटर्नल लिविंग एनवायरनमेंट में बच्चा जाएगा, एडल्ट हो चुका होगा तब तक, उसकी अडेप्टेबिलिटी है, रेजिडेंशियल फैसिलिटीज है, फाइनेंशियल सपोर्ट है। हर एक स्टेज का एक रिक्वायरमेंट है। अगर आप ये टाइमलाइन ड्रॉ कर लें और ये रिक्वायरमेंट पता कर लें तो आपको पता लगेगा कि आने वाले उसमें आपको क्या प्लान करनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्टेज 3 पे हैं तो आपको स्टेज 4 और 5 की आपको प्लानिंग करनी है। तो इस तरीके से तो आप शुरुआत कहाँ से करें, आपको पता लगता है कि आज मैं स्टेज पे हूँ, ये चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से आप अपनी प्लानिंग कहाँ से शुरू की जाए वो इस टाइमलाइन से आप आसानी से पता लगा सकते हैं। अब सबसे पहला हिस्सा होता है आपकी प्लानिंग का, सबसे मुख्य किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग का। हम खुद की फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं, घर की भी हम प्लानिंग करके चलते हैं। अगर देखें कोई भी खर्चा करना है तो सीधी सी एक है कि मेरी इनकम कितनी हुई, खर्चा कितना हुआ, उसके बाद मुझे पता लगता है कि मेरे हाथ में इतना सेविंग के लिए बचा है जो मैं आगे फिर इन्वेस्ट करता हूँ और जोड़ता हूँ फ्यूचर गोल्स के लिए। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए भी सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट हिस्सा है प्लानिंग का
वो आता है बजट। एक बजटिंग करना ज्यादातर पेरेंट्स नहीं करते हैं। सब कुछ फैमिली बजट में ही इंक्लूड होता है। आपकी पूरी फैमिली का बजट है, उसमें स्पेशल चाइल्ड की एक्सपेंसेस भी जा रहे हैं, लेकिन स्पेशल चाइल्ड के एक्सपेंसेस को अलग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका कारण ये है कि दो जनरेशन्स हैं, आपकी अपनी और बच्चे की लाइफ स्टेजेस। जब दो अलग अलग जनरेशन इन्वॉल्व होती है प्लानिंग के लिए, तो दोनों जनरेशन की अलग अलग प्लान करना पड़ता है। इसीलिए जैसे आप अपने घर के लिए एक्सपेंसेस के लिए हाउस होल्ड करते हैं, बजट बनाते हैं, ऐसे ही स्पेशल चाइल्ड के लिए भी अलग से बजटिंग होनी चाहिए। आप सेपरेट बजट बना के चलें उसके लिए। अब बजटिंग कैसे करते हैं? आमतौर पे हम जाते हैं, जितने भी एक्सपेंसेस हैं हम सब कुछ निकाल लेते हैं। तो स्पेशल चाइल्ड के लिए भी जो भी एक्सपेंसेस हैं, प्रोबेबल भी है आने वाले फ्यूचर में ये एक्सपेंसेस हो सकते हैं, सबको एक लिस्ट डाउन होना चाहिए। अजम्पशन के साथ हम शुरू करेंगे। आज शायद पेरेंट्स नहीं जानते होंगे कि बजटिंग में क्या क्या इन्वॉल्व होना चाहिए, तो अजम्पशन के साथ शुरू कर सकते हैं। फिर एक्सपेंसेस को आप मॉनिटर कीजिए कुछ टाइम तक, और आप एक्यूरेटली फिर आप साल 2 साल के बाद पता कर पाते हैं कि ओके, ये मंथली एक्सपेंस है जो स्पेशल चाइल्ड के लिए होता है, और जिसमें ये एलिमेंट्स हैं। और सबसे अच्छी बात कि जब भी आगे फ्यूचर चेंजेस होंगे, आप उसमें आसानी से अकोमोडेट कर पाएंगे कि क्या उसमें इन्वॉल्व है। अब ये एक एक्सपेंस चार्ट है जो हमने बनाया है। स्पेशल चाइल्ड के लिए अलग से एक एक्सपेंस वर्कशीट बनती है। अगर आप इसमें देखें तो 5 हेड्स में हम डिवाइड करते हैं उसको। लिविंग एक्सपेंसेस, डे टू डे केयर, चाइल्ड पर्सनल नीड्स, इन स्कूलिंग कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट फॉर स्पेशल इक्विपमेंट्स क्या होगा, उसकी हेल्थ नीड क्या होगी, सोशल रिक्रिएशनल एक्सपेंसेस हो गए, या कोई और मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो गए जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम वगैरह। 5 हिस्सों में आपने डिवाइड किया उसको, और आपने मॉनिटर करना शुरू कर दिया। अब जनरली कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होंगे जो आपको नहीं पता है आज के टाइम पे। मे बी हाउस रेंट नहीं आता होगा पिक्चर में, क्योंकि बच्चा आपके साथ ही रहता है। इसी तरीके से और एक्सपेंसेस में भी हो सकता है। इस एक्सरसाइज का सबसे बेनिफिट यही है कि जब आप स्पेशल चाइल्ड की बच्चे की अलग से एक्सपेंसेस का प्लान करना शुरू कर देते हैं, तो उसके लिए अलग से क्या मनी रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायरमेंट निकालना आसान हो जाता है, जो मैं अगले सेक्शन में बताऊंगा। बट सब शुरुआत आपको यहीं से करनी चाहिए कि एक बच्चे के लिए अलग से एक्सपेंस बना के चलें। आपको पता हो कि स्पेशल चाइल्ड के लिए कितना एक्सपेंस किस एरिया में कहाँ पे आप कर रहे हैं। उसी के बाद या उसी से रिलेटेड हो जाता है कि एस्टिमेटिंग लाइफ टाइम कॉस्ट। देखिए, मैं प्लानिंग में बहुत सारी चीजें अभी डिस्कस करूंगा, बता दूंगा, लेकिन सब चीज अधूरी है अगर मुझे ये नहीं पता है कि आखिर मेरे बाद मेरे बच्चे के लिए कितना मनी रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि एक्सपेंसेस मुझे ही करने हैं, और मेरे बाद के लिए भी, सिचुएशन के लिए भी मुझे ही जोड़ना है पैसों को। तो आखिर वो एस्टिमेशन कैसे किया जाए, वो एस्टिमेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप किसी को भी आप अपॉइंट करेंगे, इवन आप रेजिडेंशियल केयर में भी अगर उनमें भी बच्चे को रखते हैं, तो उनको भी जो पैसों की जरूरत पड़ेगी आप ही को प्रोवाइड करना है। तो आपको पता तो होना चाहिए कि आखिर कितना प्रोवाइड करना है मुझे। एक मंथली एक्सपेंसेस स्टार्टिंग हो सकता है, लेकिन हम बात कर रहे हैं मे बी शायद 30 ईयर्स ऑफ लाइफ टाइम, 40 ईयर्स ऑफ लाइफ टाइम, हमें नहीं पता है। बट एक लंबी लाइफ टाइम की हम बात करते हैं, तो ये आइडिया होना चाहिए। और मैं सीधा केस स्टडी पे जाऊंगा, वेरिएबल्स पे नहीं जा रहा हूँ। इसका ऑनलाइन कैलकुलेटर भी अवेलेबल है, तो इसके बाद पेरेंट्स अगर यूज करना चाहें वो कैलकुलेटर यूज करके भी पता कर सकते हैं। बट एक केस स्टडी से सिंपल समझते हैं कि इसको आखिर मुझे एस्टिमेशन कैसे करना चाहिए। विक्की 5 साल का है, स्पेशल नीड्स है। गौरव 55 ईयर्स एज है। उसको निकालना है कि भाई मेरे बच्चे के लिए मुझे कितना पैसा रिक्वायर्ड होगा, तो अगर मुझे कुछ हो गया कल को, तो आखिर कितना पैसा मुझे छोड़ के जाना चाहिए। मान लेते हैं विक्की की लाइफ एक्सपेक्टेंसी 75 है, जिसका मतलब हम गौरव जो है 70 साल के लिए वो प्लान करना चाहता है। ये केस स्टडी है, आप नंबर्स को चेंज करके अपने हिसाब से निकाल सकते हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि आखिर आप एस्टिमेशन कैसे करते हैं पैसे की, आप निकालते कैसे हैं। रीजन बीइंग कि शॉर्ट नहीं पड़ना चाहिए। पैसा शॉर्ट पड़ गया तो फिर कहाँ से आएगा, कौन देखेगा? आप ही को एक्सपेंस जितने भी एक्सपेंसेस होंगे आप ही को फाइनेंसेस अरेंज करने हैं।
बाकी वेरिएबल्स हैं, 7% का इन्फ्लेशन है, हम सभी लेते हैं अपने एक्सपेंसेस में कि 7% से एक्सपेंसेस इंक्रीज कर रहे हैं, और 8% का कॉर्पस का मैंने ग्रोथ मान लिया। अब ये एक्सपेंस चार्ट है, तो जो एक्सपेंस चार्ट मैंने बनाया था उसका यूटिलाइजेशन ये है कि मैंने अलग अलग हेड्स में एक्सपेंसेस निकाल लिए। लिविंग एक्सपेंसेस 5,000 पर मंथ हो गया, पर्सनल नीड्स पे या डे टू डे केयर पे 10,000 पर मंथ एक्सपेंडिचर होता है, पर्सनल नीड पे 5,000 होता है, स्कूलिंग के लिए 10,000 पर मंथ होता है। इस तरीके से मंथली एक्सपेंस 38,500 आता है, 38,500 आज की डेट में गौरव के लिए विक्की पे एक्सपेंडिचर है। थ्योरेटिकल केस स्टडी है तो आप उसी से इसको ले, मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और निकालना क्यों जरूरी है। तो मान लीजिए आज की डेट में विक्की के ऊपर एक्सपेंडिचर 4,62,000 का है, 4,62,000 इज द ईयरली एक्सपेंस। अब गौरव को यही पता करना है कि यहां से तो शुरुआत हुई है, आखिर मुझे टोटल कितना मनी रिक्वायर्ड होगा। दो वेज होते हैं, एक तो सिंपल एन्युटी मेथड है और एक दूसरा इन्फ्लेशन को अगर हम कंसीडर करते हैं। एक सिंपल मेथड तो ये है, अगर आपको शुरुआत करनी है और आपको नहीं पता है कैसे निकालना है, तो एक सिंपल सा मेथड ये है कि 4,62,000 एनुअली मुझे निकालना है, एनुअल एक्सपेंडिचर होना चाहिए। मैं ये मान लेता हूं कि ये एक्सपेंडिचर अब 70 साल तक रहेगा, तो मुझे टोटल आज की डेट में कितना मनी होना चाहिए मेरे पास या मेरे बाद जो है जो भी केयर करेगा उसके पास। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं जैसे गौरव के पास अगर 92,40,000 है, अगर उसको एफडी में रख दे और वहां से 5% के इंटरेस्ट उसको मिलता रहे, तो ये एक्सपेंडिचर मीट आउट हो जाएगा पूरी लाइफ के लिए। तो इस तरीके से एक बहुत इजीएस्ट मेथड होता है कि इतना मनी, तो इसका मतलब गौरव को एटलीस्ट 92,40,000 होना चाहिए आज की डेट में, जिससे कि विकी के एक्सपेंसेस मीट आउट हो सकें उसके बाद की लाइफ टाइम के लिए। अब सिंपल मेथड है, बहुत आसान है, सिर्फ इतना है कि ओके मेरे पास इतना पैसा है एफडी में रखा, इतना हर साल उससे इंटरेस्ट आता रहेगा। इस तरह का ये सिंपल मेथड है जो एक बहुत आसान है कैलकुलेट करना, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन इसमें इन्फ्लेशन नहीं आता है। मैंने सिर्फ ये निकाला कि 4,62,000 मुझे हर साल मिलता रहे पैसा, तो विक्की के एक्सपेंसेस मीट आउट होते रहेंगे। अभी इसमें इन्फ्लेशन कंसीडर नहीं किया, तो बहुत इजीएस्ट मेथड है ये उसके लिए। अब ये मेथड कहाँ यूटिलाइज होता है कि आपको नहीं पता है एक्चुअल में कितना निकालना चाहिए, बट इस मेथड से, परपेचुअल एन्युटी मेथड से, जो भी आपके पास कैलकुलेटेड नंबर आया वो आप मान के चलिए कि बेयर मिनिमम पैसा होना चाहिए। इससे कम अगर हुआ तो बच्चे के लिए बहुत ह्यूज शॉर्टफॉल होने वाला है। मतलब आपके बाद जो भी केयर करेगा, अगर इससे कम पैसा हुआ, तो अगर मान लीजिए गौरव केवल 70 लाख अरेंज कर पाया, तो वो बहुत बड़ा शॉर्टफॉल होने वाला है जो भी फ्यूचर में मैनेज करेगा उसके लिए। तो इस मेथड से जब आप निकालते हैं, एक एन्युटी मेथड कहलाता है ये, इसमें आप इसको ट्रीट करें कि ये बेयर मिनिमम इतना तो होना ही है, इससे कम नहीं होना चाहिए। कैसे अरेंज होगा वो दूसरी चीजें हैं, मैं टर्म इंश्योरेंस लूंगा या दूसरी चीजें करूंगा, वो अलग मेथड है, बट पहले सबसे पहली बात पता तो होना चाहिए कि कितना चाहिए मुझे। तो गौरव के लिए बेयर मिनिमम इतना है, अगर कोई फॉलो करते हैं तो आप हर 4 साल के बाद इसको, इसी मेथड को दोबारा से निकालिए, देखिए कितना एक्सपेंसेस बढ़ गया है, उसके हिसाब से आप वो जो भी डिफरेंस आता है उसको फैक्टर इन कर सकते हैं। और जैसा मैंने कहा, इस मेथड से आप शॉर्टफॉल बचा सकते हैं कि आपके बच्चे के लिए पैसे की कमी नहीं होगी बहुत ज्यादा। ये मेथड उसके लिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा मेथड वो इन्फ्लेशन फैक्टर है कि मैंने इन्फ्लेशन को भी अब कंसीडर कर लिया। भाई आज की डेट में 4,62,000 है, अगले साल 7% से इंक्रीज हुआ ये एक्सपेंस, फिर अगले साल 7% से इंक्रीज हुआ, तो एक्सपेंसेस इंक्रीज होते रहेंगे। अगर मैं उस फैक्टर को लेता हूं तो 2.3 करोड़ का कॉर्पस गौरव को आज चाहिए। नंबर ये बताता है ये 70 साल के लिए है, किसी उसने 70 साल की प्लानिंग करी है, तो उसके हिसाब से 2.3 सीआर है। तो मतलब आज अगर 2.3 सीआर प्रोवाइड कर दे और ये पैसा इन्वेस्ट होके अगर एक्सपेंसेस को मीट आउट करे, तो गौरव विक्की के एक्सपेंसेस मीट आउट हो जाएंगे। अब इसमें भी वेरिएबल हो जाते हैं। मैंने 75 साल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी ली है, कुछ पेरेंट्स 70 साल की लेते हैं, कुछ पेरेंट 80 साल तक ले सकते हैं, तो उस हिसाब से वेरिएबल
चेंज होके आप एक्सपेंसेस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेकिन सिंपल सी चीज, अब अगर गौरव को ये देखना है कि भाई मुझे कितना होना चाहिए, बेयर मिनिमम 92 लाख और एक्चुअल रिक्वायर्ड 2.3 CR, इसके बीच में उसको अरेंज पैसा करना पड़ेगा। 92 लाख से नीचे नहीं जाना चाहिए, वरना एक बहुत बड़ा शॉर्टफॉल हो जाता है। अब कैसे, ये कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गौरव जानता है कि ओके मेरे पास 1 CR तो है, मैं 1 CR तो अरेंज कर लिया, लेकिन ये 1.3 CR मैं कहाँ से अरेंज करूंगा, अगर मुझे कुछ आगे हो गया ये कहाँ से आएगा। तो उसके लिए फिर वो टर्म इंश्योरेंस आ जाता है कि ठीक है मैं इंश्योरेंस ले लेता हूँ 1.3 CR का, आगे अगर कुछ भी हुआ मुझे तो वहां से वो फंड हो जाएगा। तो वो प्लानिंग होती है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए पहले आइडेंटिफिकेशन तो हो कितना रिक्वायर्ड है। और जो मैंने मेथड बताया इससे आप पता लगाते हैं कि आपको कितना चाहिए, बेयर मिनिमम कितना चाहिए और एक्चुअल में कितना चाहिए। अगर ये दोनों फिगर आपको पता है तो आप एक्चुअल में अच्छे से प्लान कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए कितना मनी रिक्वायर्ड होगा। तो ये बजटिंग और एस्टिमेशन ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मुझे लगता है कुछ भी करने से पहले आपको ये एस्टिमेशन पता होना चाहिए, इसके बाद ही आप कुछ सोच सकते हैं कि ओके कितना इंश्योरेंस रिक्वायर्ड है, कहाँ पे क्या फैक्टर इन करना चाहिए, कितना मुझे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पता तो हो कि मैं जोड़ कितना रहा हूँ, आखिर मुझे जोड़ना कितना है, सही भी होगा, एडुकेट होगा भी या नहीं होगा जितना मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। तो इसलिए ये आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत बजटिंग से करो आप, फिर आप धीरे धीरे करके एक एक पॉइंट्स पे आओ। अब अगला आता है इंश्योरेंस, सेफ्टी नेट की जो हम बात कर रहे हैं। क्योंकि अगर हर पेरेंट्स के पास वो रिक्वायर्ड मनी नहीं होता, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं जो अपनी जेब से अगर खर्च कर दिए तो पूरी सेविंग वाइप आउट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल हेल्थ इंश्योरेंस, हम सब जानते हैं लाइफ और हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट दो चीजें हैं जो हर पेरेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनका प्रोविजन होना चाहिए। और हेल्थ इंश्योरेंस आज की डेट में टॉप प्रायोरिटी पर है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस एक ऐसा है जहां पे कि जो आपकी पूरी सेविंग्स को वाइप आउट कर सकता है अगर आपने एडिक्वेट प्रोविजन नहीं करा है। तो हम शुरुआत में हेल्थ इंश्योरेंस से करता हूँ सेफ्टी नेट के लिए। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो पता होनी चाहिए कि आपका खुद का भी हेल्थ इंश्योरेंस एजुकेट होना चाहिए। बच्चे के लिए तो आप सोचते हैं, लेकिन खुद भी हो, क्योंकि बीमार अगर आप पड़ेंगे और अगर आपकी सेविंग से ही पैसा निकला तो आगे की फ्यूचर के लिए रिक्वायरमेंट जो है वो कम होती चली जाएगी, उसके लिए जो फंडिंग है वो कम होती चली जाएगी। तो इसलिए पेरेंट्स का खुद का एडुकेट होना चाहिए। एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, अगर आप जॉब करते हैं तो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयर इंश्योरेंस पे, एडिशनल होना चाहिए आपके पास, क्योंकि एम्प्लॉयर इंश्योरेंस जब तक जॉब करेंगे तब तक चलेगा, उसके बाद आपको अपनी तरफ से स्टैंड अलोन में ही लेना पड़ेगा। बट आज की डेट में क्योंकि एम्प्लॉयर इंश्योरेंस से पोर्ट हो जाता है स्टैंड अलोन में, आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए चीजें आसान हो जाती है। स्पेशल नीड चिल्ड्रन के लिए पहले नहीं होता था, अब शुरू हो गया हेल्थ इंश्योरेंस। और जितना हो सकता है अपनी तरफ से भी एक हेल्थ फंड क्रिएट करके चलना चाहिए, क्योंकि शायद जितना अफोर्डेबिलिटी, प्रीमियम, ये सब बहुत बड़े फैक्टर्स हैं। और कोविड के बाद शायद प्रीमियम इतने इंक्रीज हो गए हैं कि ज्यादा इंश्योरेंस लेना अफोर्डेबिलिटी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए एक हेल्थ फंड अगर हम अलग से बना के चले तो वो, और कई बार ऐसी चीजें आती हैं कैशलेस काम नहीं करता है, रीइंबर्समेंट में आपको जाना पड़ता है, तो मतलब पहला तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, उसके बाद क्लेम करना पड़ेगा। तो इसलिए जरूरी है कि एडिशनल भी फंड आपके पास होना चाहिए। अब कुछ चीजें चेंज हुई 2018 में। 2018 के बाद स्पेसिफिकली स्पेशल नीड्स चिल्ड्रंस के लिए नहीं होता था हेल्थ इंश्योरेंस, परमानेंटली एक्सक्लूडेड था। 2018 और 2020 में नया मैंडेट आया। 2018 में मेंटल इलनेस इंक्लूड हो गया इंश्योरेंस में, और 2020 में आईआरडीए ने, रेगुलेटर ने क्लियरली मैंडेट दे दिया कि बिहेवियर, न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर, जेनेटिक डिजीजेस, डिसऑर्डर्स जो है ये हेल्थ इंश्योरेंस में इंक्लूड होना मैंडेटरी है। और 2023 फरवरी में क्लियर कट मैंडेट हो गया इंश्योरेंस को कि आप अपनी तरफ से या तो या प्रोडक्ट लॉन्च कीजिए या एग्जिस्टिंग उसमें कवर करना शुरू कीजिए। और इसी के बाद फिर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज लॉन्च हुई। आज की डेट में सिचुएशन ये है हेल्थ इंश्योरेंस पे कि हर कंपनी को कवर करना जरूरी है। तो कंपनीज ने प्रोडक्ट्स निकाले और हर कंपनी ने अब हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी निकाल दी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसमें सारी 21 डिसेबिलिटीज कवर होती हैं। ये कुछ नाम है, इसके अलावा और भी कंपनीज के पास है, बट स्पेसिफिकली पीएसयूज क्योंकि काफी पेरेंट्स जानते हैं
तो नेशनल इंश्योरेंस के आप जाएंगे तो एक दिव्यांगजन संजीवनी पॉलिसी है वो पाएंगे, न्यू इंडिया पे आत्मनिर्भर हेल्थ पॉलिसी है वो है, यूनाइटेड इंडिया पे समावेशी सुरक्षा हेल्थ पॉलिसी है, स्टार हेल्थ का केयर गोल्ड है, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड का शील्ड है, एचडीएफसी अर्गो का भी एक ई कवर करके है। तो इस तरीके से हर कंपनी ने प्रोडक्ट निकाल दिया है फॉर स्पेशल नीड। तो आज की डेट में आप अगर लेने जाएंगे तो आपके स्पेशल चाइल्ड के लिए ऑल हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है, इनफैक्ट मैंडेटरी है, उनको कवर देना है। ये 21 डिसेबिलिटीज हैं जो आप इस प्रोडक्ट में पाएंगे कि ये सारी की सारी इसमें कवर होती है। मतलब एनी पर्सन रिलेटेड विद 21 डिसेबिलिटीज कैन गेट अ हेल्थ इंश्योरेंस फ्रॉम प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज। थोड़ा सा बस फीचर में बता देता हूँ, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। इसमें मैक्सिमम कवर 5 लाख का है, दो ही मिलते हैं, 4 लाख और 5 लाख। 18 से 65 की एलिजिबिलिटी है, न्यू बॉर्न टू 17 ईयर चिल्ड्रन के लिए है, और ये सब लार्जली हेल्थ हॉस्पिटलाइजेशन कवरेज है। एक जो सबसे बड़ी बात वो ये कि ये ओपीडी कवरेज नहीं है, यहाँ पे आपको थेरेपीज का एक्सपेंसेस नहीं मिलता है। हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी जो ये प्रोडक्ट लेके आई है ये हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस है, मतलब अगर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ तो इस पॉलिसीज के थ्रू आप क्लेम कर सकते हैं। बाकी सब नॉर्मल हमारी पॉलिसीज में फीचर होते हैं वो आपको मिलेंगे इस पॉलिसीज में। ये बहुत ज्यादा डिटेल में है, आपको पॉलिसी वर्डिंग्स में आराम से मिल जाएगा। मतलब मॉडर्न ट्रीटमेंट भी है, आईसीयू कितना कवरेज होता है, आयुष एक्सपेंसेस भी हैं, वेटिंग पीरियड होता है एक्सीडेंट से रिलेटेड 30 डेज का। तो ये सब कवरेज के फीचर्स हैं जो आपको इस पॉलिसी में मिलेंगे। और को पेमेंट क्लॉज भी है, 20% आप अपने तरफ से बियर करें, बाकी कंपनी करेगी, या फिर आप दोनों पूरा का पूरा कंपनी बियर करेगी। दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, लेकिन दोनों में प्रीमियम का डिफरेंस आएगा। लार्जली ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने अभी नाम लिए ये सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है, फीचर सब में सेम है, आपको डिफरेंस केवल प्रीमियम में दिखाई देगा। दूसरा, इसके अंदर लोडिंग का राइट कंपनी के पास है, मतलब डिसेबिलिटी परसेंटेज के हिसाब से, मेडिकल ग्राउंड्स के हिसाब से कंपनी जो है लोडिंग फैक्टर लगा सकती है, मतलब प्रीमियम को इंक्रीज कर सकती है। तो ये फीचर, ये इस पॉलिसीज के फीचर्स हैं जो जनरल आपको स्टैंडर्ड ही मिलेंगे अक्रॉस ऑल। बट अब हर प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी के पास हेल्थ इंश्योरेंस स्पेशल चाइल्ड के लिए अवेलेबल है। एक दो कंपनीज हैं, कुछ हैं जो शायद अभी भी उन्होंने स्टैंडर्ड प्रोडक्ट नहीं निकाला है, एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में ही वो कवर कर रही होंगी। बट ये कोई ये सब अंडर राइटिंग पे डिपेंड करेगा। आप पॉलिसी लॉगिन करेंगे, अप्लाई करेंगे, अंडर राइटिंग देखेगा उसको और उसके बाद बताएगा कि आपको कितने प्रीमियम में आपको कितने का कवरेज मिल रहा है। तो एक तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है जो ज्यादातर कंपनीज ने अब लॉन्च कर दिया है, और जैसे मैंने कहा कुछ कंपनीज ने अगर नहीं किया है तो वहां पे भी आपको एक कवरेज मिलेगा, उनको एग्जिस्टिंग पॉलिसीज में कवर आपको देना होगा, वो फीचर वाइज वेरी कर सकता है। बट लार्जली मेरा ये मानना है कि फ्यूचर में आपको यही प्रोडक्ट अवेलेबल होगा अक्रॉस ऑल कंपनीज। ये दूसरे तरह के एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं, कैटरेक्ट सर्जरी है, डेंटल ट्रीटमेंट है टू एन एक्सटेंड, प्लास्टिक सर्जरी, ऑल डे केयर ट्रीटमेंट है। ये हमने प्रीमियम कंपैरिजन किया था जब प्रोडक्ट लॉन्च हुए थे, खासकर पीएसयूज का। इसमें आप देखेंगे दो ऑप्शन है, विदाउट को पेमेंट एंड विद को पेमेंट। मतलब विद को पेमेंट का मतलब है कि 20% अगर को पेमेंट है तो क्लेम जितना भी आएगा, 1 लाख का अगर क्लेम आता है तो 20,000 पेरेंट्स को अपनी जेब से देना होगा, बाकी 80,000 कंपनी देगी। ये को पेमेंट क्लॉज होता है। तो विदाउट को पेमेंट आप लेना चाहते हैं, 100% कंपनी दे, वो ऑप्शन भी अवेलेबल है। विद को पेमेंट पे, पर दोनों में प्रीमियम का डिफरेंस आपको दिखाई देगा, और अक्रॉस कंपनीज ऑल्सो आपको प्रीमियम जो है वेरिएशन दिखाई देगा कि एक कंपनी ज्यादा है, एक कंपनी में कम है। और जैसे मैंने कहा कि कंपनीज जो है लोडिंग फैक्टर लगा सकती हैं बेस्ड ऑन क्या डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी है, 50 है, 60 है, 70 है। सो मेन फैक्टर्स जो आपको पता होने चाहिए, नो रिजेक्शन ऑफ पॉलिसी बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी आफ्टर आईआरडीए मैंडेट। तो कंपनी ये नहीं बोल सकती कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है तो हम कवर नहीं देंगे, नो, इट इज अभी वो सिनेरियो नहीं है। इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करें एंड लेट कंपनी ऑफर यू द प्रोडक्ट। ओके, अगर कंपनी रिजेक्ट करती है बेस्ड ऑन डिसेबिलिटी, देन टेक मैटर विद आईआरडीए। कोई ग्राउंड्स होना चाहिए,
और जो और भी मैंडेट है वो ये है कि कोई भी रिजेक्शन अगर होगा तो कंपनी को क्लियरली एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि उस रिजेक्शन का रीजन क्या है। डिसेबिलिटी उसमें जो है रिजेक्शन का रीजन नहीं हो सकता। हाँ, कुछ और मेडिकल ग्राउंड्स हैं, कंपनी को वो एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। तो ऑलवेज रिमेंबर कि कोई भी रिजेक्शन टेक इट इन राइटिंग, डोंट टेक इट वर्बली। मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे एजेंट्स के पास जाती हैं पेरेंट्स, एजेंट्स मना कर देता है कंपनी से बात करके कि नहीं हो सकती, वर्बली नहीं लेना है। यू अप्लाई एंड लेट द कंपनी रिजेक्ट द पॉलिसी सेइंग नो वी कांट गिव यू कवरेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वर्बली कुछ मत ले, हमेशा टेक इट इन राइटिंग। सिवियर डिसेबिलिटी के लिए चैलेंज हो सकता है, कंपनी शायद ना करे कवर सिवियर डिसेबिलिटी को, जो हम 80% एंड अबव बोलते हैं। गवर्नमेंट हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम में ज्यादा नहीं है, निर्माया है, और निर्माया मोस्ट पेरेंट्स जानते हैं, और नई दिशा के थ्रू भी आपको काफी इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, तो मैं बहुत ज्यादा इसमें नहीं जाऊंगा। सिंपल गवर्नमेंट पॉलिसी है, सम इंश्योर्ड 1 लाख तक का है आपको। थेरेपीज का इसमें एक लिमिटेड एक्सटेंट तक आपको एक्सपेंसेस का कवरेज मिलता है। तो निर्माया के बारे में हम सब जानते हैं। तो ये था हेल्थ इंश्योरेंस। और सिंपल मैंडेट, सिंपल थिंग, हर कंपनी के पास अभी दे आर कवरिंग पर्सन विद डिसेबिलिटीज। लिमिटेड कवरेज है, कोई बात नहीं, लिमिटेड कवरेज है। मेरा ये मानना है कि स्टार्ट है, बिगनिंग है, ये धीरे धीरे मॉडिफाई होंगे कवरेज, जैसे जैसे एक्सपीरियंस आगे बढ़ेगा मॉडिफाई होंगे। बट डोंट गो ऑन वर्डिंग्स, कि ठीक है कोई एजेंट आपको वर्डिंग्स करता है मैं कवर करा के दे सकता हूँ या मैं कुछ करवा के दे सकता हूँ, नो। बहुत सारे क्लियरली आईआरडीए मैंडेट पे ये काम कर रहा है, और कंपनीज कैन रिजेक्ट और डिनाई, बट डिसेबिलिटी के बेस पे डिनायल बंद हो चुका है। या संतोष जी से मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ बीच में, क्योंकि इस हेल्थ इंश्योरेंस में बात कर रहा हूँ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर ये इसमें दो तीन, जैसे मैं कई हेल्थ इंश्योरेंस के लिए बहुत सारे कंपनीज के पीछे लगा था। मेरी जो हाँ जी। बेटी है, शी स्पेशल चाइल्ड, और इसमें हाँ निर्भया का तो है, बट निर्भया जो है वो तो 1 लाख से ऊपर का कवरेज देता नहीं है। तो हाँ उसमें, हाँ, मैं फिर बाद में बहुत सारे कंपनी से कंसल्ट किया, तो उन लोग स्पेशल चाइल्ड को समहाउ दे आर नॉट एक्सेप्टिंग इट। वो बोल रहे थे कि आपको जैसे फैमिली फ्लोटर में हम लोग लेना चाह रहे हैं कि 10 लाख का हाँ इंश्योरेंस कर दीजिए, मेरी बेटी को भी हाँ। कवर कर लीजिए उसमें। तो हम्म। 26, जैसे आप 30 लिखे हैं सर, हो सकता है 30 करता हो कोई, बट 26 के ऊपर मोस्टली जो है वो बोले सर 26 तक हम लोग कवर करेंगे, उसके हम्म। बाद इट इज नॉट पॉसिबल। तो सर कोई ऐसा कंपनी ये है कब जो की बात मतलब, है, ये कब की बात है? सर ये लास्ट, मैं दिसंबर में बहुत सारे कंपनीज के पीछे लगा था सर कि इसमें कुछ करें हम। नहीं सर, ये आपको वर्बली मिला था या रिटर्न में मिला था? ये सर मैं उनकी साइट पे गया था, फिर वहां पे मैंने बहुत सर्च किया था, तो उसमें कहीं भी, जैसे आप आईसीआईसी सील्ड बोल रहे हैं ना, इसको ही मैंने देखा हाँ था आईसीआईसी सील्ड को। और वहां पे भी मैंने फिर उनके इनसे कांटेक्ट पर्सन से बात किया, तो वो जैसे ही वो स्पेशल चाइल्ड सुन रहे हैं ना, तो फिर हाँ। देर मतलब इधर उधर उधर सर हम बताते हैं, आई विल कम बैक टाइप, वैसा कर रहे हैं। देखिए सर, बहुत सारे चैलेंजेस है, मैं मानता हूँ। एजेंट्स को भी आइडिया नहीं है इस चीज का। कई बार जो है उसको भी आइडिया नहीं होता, जो एज एग्जीक्यूटिव जो आप कॉल सेंटर पे बात कर रहे हैं उनको भी इस चीज का आइडिया नहीं है। ओके। तो बहुत, एक तो ये है कि उनको इन्फॉर्मेशन नहीं है, दूसरा वो इन्फॉर्मेशन होते हुए भी डिनायल कर रहे हैं। दोनों ही चीजें हैं। मेरा मानना है वेबसाइट पे तो अब सबकी अवेलेबल है ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, उनको देना भी है इन्फॉर्मेशन, ये क्लियर कट मैंडेट है। ओके, तो नो कवरेज का तो ऑप्शन खत्म हो गया, कवरेज उनको देना है। अब वो एग्जिस्टिंग में देते हैं, स्पेशल कवरेज में देते हैं, उनका है। बट आई थिंक आप प्रोडक्ट का नाम आपको मिल जाएगा, अगर आप सर्च भी करेंगे ना गूगल पे तो भी मिल जाएगा। एक पूरी लिस्ट है, वो लिस्ट भी मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। नई दिशा उसको कैरी ओवर कर सकता है कि किस कंपनी का किस नाम से वो प्रोडक्ट है। और किसी भी एजेंट को आप जाएं, उसको बोले इसमें मुझे अप्लाई करना है। ओके, फॉर्म वगैरह सब कुछ अवेलेबल है। तो अभी वो सिचुएशन खत्म हो चुकी है कि कुछ नहीं है। और अगर इंश्योरेंस कंपनी मना करती है, मेरा ये मानना है, आप ईमेल पे डालें। ओके, कस्टमर केयर पे कहीं भी डालें, टेक इट इन राइटिंग। वर्बल उसमें जो है, जैसा मैंने कहा, दो चीजें हैं वर्बल, एक लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। खुद सेल्स पीपल को भी नहीं पता है कि इस तरह का कोई प्रोडक्ट भी है, क्योंकि ये पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए नया क्लॉजेज है, नई चीजें आई हैं, समथिंग, तो उनको भी नहीं पता है। बट आई थिंक प्रोडक्ट का अगर आपको नाम पता है, आप स्पेसिफिक जाके इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हैं। एजेंट, कोई भी एजेंट वो इंफॉर्मेशन निकाल सकता है।
उसमें कोई सर प्रॉब्लम सर नहीं एक है। जस्ट एक लास्ट क्वेरी था सर, ये आप जो हाँ, बोल रहे हैं ये 30 के बियॉन्ड नहीं देते, मतलब 30 के बियॉन्ड जैसे आपकी जानकारी नहीं में नहीं सर। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने जो आपको प्रोडक्ट फीचर बताया 18 to 65 वेरी वेल एंट्री एज है। ओके सर। ये जो सामने देख रहे हैं इस पे मत जाइए, ये तो मैंने प्रीमियम कंपैरिजन किया है। अगर आत्मनिर्भर पॉलिसी देखेंगे 18 to 35 जा रहा है, वो मैंने सिर्फ कंपैरिजन पॉइंट ऑफ व्यू से किया है। जो एंट्री एज है जो मैंने आपको फीचर बताया, अगर आप देखेंगे स्लाइड में, तो वो ऑलरेडी 18 to 65 है। ओके, 18 years to 65 years है। ओके तो सर। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रोडक्ट एडल्ट के लिए वेरी वेल अवेलेबल है। पेरेंट्स ने लिया है। ओके, पेरेंट्स ने लिए हैं, हर कंपनी से लिए हैं, और हर कंपनी को कवरेज देना है। कुछ कंपनीज सर में अगर इंफॉर्मेशन नहीं अवेलेबल है या उनके पास कोई प्रोडक्ट नहीं है, अप्लाई ऑन एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। आपको ये फैमिली फ्लोटर में नहीं मिलेगा कवरेज। देखिए, एक सबसे बड़ी बात, अच्छा आपने पूछा, ये कवर फैमिली फ्लोटर में नहीं है। स्पेशल चिल्ड्रंस को अब वो फैमिली फ्लोटर में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए यस सर, अलग से एग्जैक्टली प्रोडक्ट आ गए हैं। एग्जैक्टली सर, यही यही हुआ है, हाँ फैमिली फ्लोटर में तो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। हाँ तो डोंट गो फॉर फैमिली फ्लोटर। फैमिली फ्लोटर का भी ऑप्शन खत्म हो चुका है। यू विल हैव टू टेक अ सेपरेट पॉलिसी ऑल टुगेदर। ओके। ओके सर, थैंक यू। या जी सर, इसमें ओके एक चीज और, अगर हम पेरेंट्स के जी, साथ मैं साइड से पूछना चाहूंगी कि 0 to 18 का भी इसमें वो रहता है कि 0 to 18 के बच्चों को के लिए भी इंश्योरेंस मिलता बिल्कुल है या नहीं? बिल्कुल है, है बिल्कुल ना? है, बिल्कुल है, जी जी। बिल्कुल है, बिल्कुल है। आप तो बच्चा 0 से 18 किसी भी एज का है, उसके लिए भी प्रोडक्ट आप ये ले सकते हैं। अभी देखिए जी क्या हो गया है, सीधी से हम समझें कि स्पेशल चाइल्ड के लिए प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो गया है। ओके, 0 से लेकर 65 ईयर्स तक, राइट। जी 0 जी। चाइल्ड कंसीडर होता है, 18 to 65 एडल्ट कंसीडर होता है, तो सेपरेट आउट हो चुका है। किसी भी एज का बच्चा हो, आप जो है उसके लिए हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज प्राइवेट कंपनी से ले सकते हैं। ओके, तो ये हेल्थ इंश्योरेंस जी का सर। सिनेरियो। बाकी इंफॉर्मेशन मैं पास आउट कर सकता हूँ, एक पूरी लिस्ट है किस कंपनी का किस नाम से प्रोडक्ट है, वो इंफॉर्मेशन मैं पास आउट कर दूंगा। मे बी आप एज अ नई दिशा वो आप वेबसाइट पे डाल सकते हैं, तो जी पेरेंट्स जी, वो जरूर। इंफॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है ना। जी सर जी। ओके, तो ये हेल्थ एक्सक्यूज इंश्योरेंस मी था। सर, अभी एक्सक्यूज मी हाँ सर, जी, ये यस। एवरी ईयर हमको रिन्यू करना होता है कि हमें सिर्फ एक बार ही लेना होता है ये, जहाँ नहीं तक कि हेल्थ निर्भया की बात है? नहीं, हेल्थ इंश्योरेंस निर्भया निर्भया एवरी ईयर रिन्यूअल होता है, आपको हर साल अच्छा। प्रीमियम देना होता है। यस, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है वो 1 ईयर पॉलिसी होती है। लॉन्ग टर्म पॉलिसी सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस होती है। हेल्थ इंश्योरेंस 1 ईयर पॉलिसी है, हर साल आपको प्रीमियम देना होगा। ओके, अभी आते हैं हम लाइफ इंश्योरेंस पे। तो हेल्थ इंश्योरेंस हमने समझा, ऑप्शंस अवेलेबल है, पेरेंट्स कैन टेक इट नाउ। लाइफ इंश्योरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास शायद उतना एसेट्स अवेलेबल नहीं होगा। तो ऐसी कौन सी टूल है जिसके थ्रू मैं वो गैप जो है उसको फुलफिल कर सकता हूँ, और वो है लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस स्पेशल चिल्ड्रन फैमिलीज के लिए दो ही पॉलिसीज आती हैं, दो ही कैटेगरीज की पॉलिसीज हैं जो देखने लायक होती हैं। इसके अलावा आप कोई भी देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि स्पेशल चाइल्ड के लिए स्पेसिफिक कोई रिक्वायरमेंट मीट आउट होगा। एक होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी होती है और एक टर्म इंश्योरेंस। होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है कि उसमें कोई मैच्योरिटी एज नहीं होती। 0 से लेकर स्टार्ट होके पेरेंट्स की शायद 100 ईयर्स तक ये पॉलिसीज होती हैं। कभी भी डेथ होगी, पैसा जो है नॉमिनी को, बेनिफिशियरी को मिल जाएगा। तो होल लाइफ इसीलिए बोलते हैं कि आपकी पूरी लाइफ तक पॉलिसी चलती रहेगी। दूसरा टर्म इंश्योरेंस है, जो हम जानते हैं कि टर्म इंश्योरेंस, आपको कुछ हो गया तो आपके बाद जो भी बेनिफिशियरी है, अगर बच्चा बेनिफिशियरी है तो वो पॉलिसी का जो अमाउंट है वो बच्चे के लिए चला जाएगा। तो ये दो ही पॉलिसीज। अब इसमें होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी थोड़ा सा इशू करती है कि ट्रेडिशनल इंश्योरेंस पॉलिसीज है जिसमें बोनस मिलेगा, तो रिटर्न है आपको। और रिटर्न में हम जानते हैं कि ट्रेडिशनल पॉलिसीज में आपको रिटर्न बहुत ज्यादा मिलता नहीं है। तो और अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूं, यूलिप प्लान्स की बात करूं, तो फिर वहां वो कंपैरिजन आ जाता है कि यूलिप अच्छा है कि म्यूचुअल फंड अच्छा है, कौन सा यूलिप कॉस्टली है, क्या यूलिप लेना चाहिए, तो वो सब फैक्टर आ जाते हैं। तो होल लाइफ पॉलिसीज अच्छी हैं, बट प्रोबेबली वर्कआउट नहीं कर पाती हैं। और दूसरी बात, होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बहुत लंबे समय के बाद जाके कोई अच्छी वैल्यू जनरेट करता है। सॉरी। तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिसीज हैं, लेकिन उसके बीच में अगर पेरेंट्स को कुछ हो गया तो क्या होगा, उस तो टर्म इंश्योरेंस इसीलिए ज्यादा
फ्रूटफुल पॉलिसी हो जाती है कि आज से लेकर जब से पॉलिसी स्टार्ट हुई है, पॉलिसी एंड के टर्म तक कुछ भी हो जाए वो अमाउंट बच्चे के लिए जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज मैं अलग अलग पॉलिसीज पे नहीं जाऊंगा, सबके फीचर्स ऑलमोस्ट स्टैंडर्ड होते हैं। फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट के लिए सबसे बढ़िया टूल है लाइफ इंश्योरेंस। जब भी आप लाइफ इंश्योरेंस कितना होना चाहिए आपका, इसके लिए आपको एक प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है। आपके बच्चे की जो लाइफ टाइम केयर कॉस्ट है, अब लेट्स गो बैक टू दैट केस स्टडी जो गौरव की थी। तो गौरव के लिए 2.3 जो है सीआर वो एक अमाउंट था जो बच्चे के लिए उसको चाहिए। तो अब इंश्योरेंस का प्लानिंग वो जो भी करेगा उसके अंदर वो बच्चे की कॉस्ट इंक्लूड होनी चाहिए। हम टर्म इंश्योरेंस किस लिए लेते हैं कि हमें कुछ हो जाए तो हमारी फैमिली की फाइनेंशियल जो है वो मीट आउट हो जानी चाहिए। तो जब गौरव प्लान करेगा तो गौरव उस 2.3 सीआर को भी माइंड में रख के करेगा कि उसमें से कितना मेरे पास आज है, बाकी का जो गैप है वो मेरा लाइफ इंश्योरेंस में कवर हो जाए। तो इस तरीके से लाइफ इंश्योरेंस प्लान होनी चाहिए। तो उसमें पीडब्ल्यूडी का लाइफ टाइम केयर कॉस्ट भी इन्वॉल्व होना चाहिए। और मेरा ये मानना है दोनों पेरेंट्स के पास कवरेज होना चाहिए। लेट्स टेक एग्जांपल हाउसवाइफ, हम बोलते हैं कि उनको क्या जरूरत है लाइफ इंश्योरेंस की, क्या उनके नाम पे होना चाहिए टर्म इंश्योरेंस? मेरा मानना है यस, क्योंकि लेट्स से एक स्पेशल चाइल्ड होता है, जब एक फॉर मेल मेंबर अगर वर्क कर रहा है और हाउसवाइफ अगर 24/7 बच्चे का केयर कर रहा है, तो अ, अगर उसको कुछ हो गया तो मेल मेंबर के पास, फादर के पास क्या ऑप्शन है? कुछ ऑप्शन नहीं है। जॉब वो छोड़ नहीं सकते, तो उनको प्रोफेशनल्स पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। प्रोफेशनल्स का मतलब है कॉस्ट इम्प्लीकेशन। तो एक हाउसवाइफ मदर 24/7 जब केयर करती है बच्चे की, उसके ना होने पे फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होता है। इसीलिए दोनों पेरेंट्स का लाइफ इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। टर्म लाइफ इंश्योरेंस सबसे वायबल प्रोडक्ट है। बाय अ टर्म पॉलिसी, कम प्रीमियम पे आप एक अच्छा कवरेज ले सकते हैं। ये मत सोचिए कि केवल ये डेथ कवर है, ये सोचिए कि आपने बच्चे को आपने फाइनेंशियली प्रोटेक्ट कर दिया अगर अपनी लाइफ टाइम के बाद। स्पेसिफिक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो स्पेशल चिल्ड्रन के लिए बनी थी अब अवेलेबल नहीं है। पहले होती थी एलआईसी की, अब कोई ऐसी पॉलिसी है नहीं इंडस्ट्री। तो आप अगर किसी के पास जाएंगे, बोलेंगे हमें बच्चे के लिए कवर चाहिए, तो कोई स्पेसिफिक पॉलिसी नहीं मिलेगी। एजेंट्स को आइडिया भी नहीं होता है, एजेंट्स उल्टा आपको कोई भी पॉलिसी पकड़ा देते हैं, चिल्ड्रन के नाम पे जो पॉलिसी बनी है वो आपको दे देते हैं, और वो गलत डिसीजन हो जाएगा। तो इसलिए क्लियर कट नोट की स्पेसिफिक पॉलिसीज नहीं बनी है स्पेशल चिल्ड्रंस के लिए इंडिया में। जो भी पॉलिसीज हैं सबके लिए बराबर है। तो बहुत जितेंद्र जी, इंपॉर्टेंट है कि आप। जी अशोक जी। ये इसमें टर्म पॉलिसी में इज इट बेटर टू टेक जितना लंबा तक पॉलिसी हो सके उतना, लाइक 85 या 99 ईयर्स, हाँ, टू आइडियली गेट तो द ये है कि चाइल्ड? टर्म, क्योंकि आपका स्पेशल चाइल्ड है, लाइफ लॉन्ग डिपेंडेंसी है। ओके, हाँ, तो आप जब आपने फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं तो आप ये पता लगा लेते हैं कि मैं किस टाइम तक मैं एसेट जोड़ पाऊंगा। ओके, राइट। फॉर एग्जाम्पल आप अगर आप फाइनेंशियल प्लानिंग में आप इतना सेविंग कर पा रहे हैं कि 60 की एज तक आप अच्छा वेल्थ एक्यूमुलेट कर लेंगे, तो हो सकता है 70 तक गुड इनफ हो, आपको जरूरत ना पड़े। ओके, बट लार्जली क्योंकि आज टर्म पॉलिसी 100 साल तक अवेलेबल है, तो गुड कि आप 80-85 तक की एक टर्म पॉलिसी अगर लेते हैं तो आपका एक बड़े लंबे टाइम तक अपने बच्चे के लिए फाइनेंशियल प्रोटेक्शन हो जाता है। तो मेरा भी व्यू है कि हाँ, लेना चाहिए 80-85 तक एटलीस्ट आप कवरेज लो टर्म इंश्योरेंस का। Intention is like at least he will get that ओके, additional और corpus. अगर इंटेंशन वो है कि यस उसको यस एडिशनल यस यस, व्हाई कॉर्पस नॉट? मिलेगा। नहीं वो, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, दोनों ही एडिशनल कॉर्पस भी मिलेगा, और कोई शॉर्टफॉल भी हो गया, क्योंकि हमें नहीं पता है क्या राइट। सिचुएशन आ जाए। क्या पता हमारे ओल्ड एज में कोई ऐसी हेल्थ इश्यूज आ जाए, कोई बड़े हेल्थ इश्यूज आ जाए कि मुझे कॉर्पस में से यूटिलाइज करना पड़े। तो टर्म इंश्योरेंस अगर जितना लंबा होगा तो उतना ही फ्रूटफुल बनेगा बच्चे के लिए। ये मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूँ। अवेलेबल अप टू 100 ईयर्स ऑफ एज नाउ, दोनों पेरेंट्स का होना चाहिए। और फंडिंग ऑफ ट्रस्ट कर सकता है अगर आप ट्रस्ट बनाते हैं। थोड़े से पॉइंट्स जो हमेशा याद रखने चाहिए। नंबर फेवर्स टर्म इंश्योरेंस बट योर इमोशंस विल फाइंड पॉलिसीज विद वैल्यू कैश वैल्यू अट्रैक्ट। इसका मतलब क्या है? देखिए, जब आप पॉलिसी लेने जाते हैं तो आपको
अट्रैक्टिव कौन सी लगेगी? टर्म इंश्योरेंस अट्रैक्टिव नहीं है, बोरिंग प्रोडक्ट है, कुछ नहीं है, मैं प्रीमियम पे करता जा रहा हूँ, मैं मर गया तो बच्चे को मिलेगा कुछ, तो बोरिंग प्रोडक्ट है। वहीं पे आप जब जाएंगे कि कैश वैल्यू पॉलिसी, मतलब आप पे कर रहे हैं लेकिन आपको वापस भी मिल रहा है, वो अट्रैक्टिव लगेगी। ये इमोशन फैक्टर है। अगर आप नंबर पे जाएंगे कि कौन सी ज्यादा बेनिफिशियल है, तो टर्म इंश्योरेंस का मुकाबला कैश वैल्यू पॉलिसी में नहीं है। तो इसलिए मैंने लिखा है कि नंबर टर्म इंश्योरेंस को फेवर करते हैं, लेकिन आपके इमोशंस कैश वैल्यू पॉलिसी यानी होल लाइफ पॉलिसीज को ज्यादा अट्रैक्टिव पाएंगे। तो इमोशंस की बजाय बेटर है कि कौन सा फ्रूटफुल होगा, मैं उस तरफ जाऊं। इट इज डिफिकल्ट टू अफोर्ड प्रीमियम ऑफ कैश वैल्यू पॉलिसीज, और टर्म इंश्योरेंस में 2 करोड़ तक का भी लूंगा तो कम प्रीमियम में लूंगा। यही 2 करोड़ अगर मैं कैश वैल्यू पॉलिसी में लाऊंगा तो प्रीमियम मेरी रेंज के बाहर चला जाएगा। इसीलिए टर्म इंश्योरेंस ज्यादा फ्रूटफुल हो जाता है। अगर आप दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते, एक तो ये कि आप दोनों अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, कैश वैल्यू पॉलिसी भी ले ली, टर्म इंश्योरेंस चले, दोनों नहीं कर सकते, टर्म इंश्योरेंस तक ही रखें, कैश वैल्यू पॉलिसी पे ना जाए। और अर्ली डेथ अगर होता है तो टर्म इंश्योरेंस ही फुलफिल कर पाएगा, कैश वैल्यू पॉलिसीज नहीं फुलफिल कर पाएगा। और लॉन्ग टर्म में एसेट बिल्ड करने के लिए मेरे पास इन्वेस्टमेंट के और भी ऑप्शंस है, म्यूचुअल फंड्स है, और भी ऑप्शंस है, मैं वहां से लॉन्ग टर्म वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकता हूं। बट इंस्टेंट और अर्ली डेथ पे टर्म इंश्योरेंस का मुकाबला किसी और प्रोडक्ट से आप नहीं कर सकते। और आप हमेशा कैलकुलेट करिए कि अच्छा मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया होता ये है, कैश वैल्यू पॉलिसी लिया होता है, और दोनों का मैं डिफरेंस करूं और उस डिफरेंस को मैं कहीं और इन्वेस्ट करूं तो क्या मैं ज्यादा एक्यूमुलेट कर लूंगा। ये कैलकुलेशन हमेशा होनी चाहिए। इसीलिए मार्च के महीने में तो लाइफ इंश्योरेंस मत लो। हाँ, ये इस टाइम पे ज्यादा फोकस होता है, बट मार्च के महीने में आप पॉलिसीज लो ही मत। जाके अप्रैल में आराम से कैलकुलेट करो, 3 महीने हैं आपके पास, पूरा साल पड़ा है, आराम से कैलकुलेशन करो और देखो कौन सा फ्रूटफुल है। और स्टार्ट अर्ली सो दैट यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन इंश्योरेंस। ये मेरा मानना है कि जितनी जल्दी प्लानिंग आप शुरू कर दो उतना अच्छा है, सो दैट आपका इन्वेस्टमेंट उतनी जल्दी शुरू हो जाए, तो आपको इंश्योरेंस पे डिपेंडेंसी कम होगी, क्योंकि जितना टाइम है उतना ज्यादा वेल्थ एक्यूमुलेट कर पाएंगे आप। ये चेकलिस्ट है कैसे कवरेज किया जाए, मैं इसको ये आपको कहीं भी मिल जाएगा। बट स्पेशल चिल्ड्रन से रिक्वायरमेंट, बाकी सब रिक्वायरमेंट तो हम जानते हैं, लायबिलिटीज हैं, एक्सपेंसेस हैं, बट स्पेशल चाइल्ड का भी रिक्वायरमेंट आपको मीट करना है, तो वो एड ऑन उसमें होना चाहिए। ओके, इसके अलावा ऐसा कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिसमें प्रोविजंस है, तो मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इनमें प्रोविजंस है, फ्रूटफुल है कि नहीं है वो आपको देखना होगा। एन्युटी प्लान्स है, एन्युटी प्लान्स आते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के, जिसके अंदर आप एक लमसम अमाउंट देते हैं, आपको 6 ऑप्शन मिलते हैं, कोई सा भी ऑप्शन आप चूज करते हैं, कंपनी आपको वापस मंथली एक पेंशन की तरह आपको देती है, तो वो एन्युटी प्लान्स अवेलेबल है। तो जितने भी एन्युटी प्लान्स है, खासकर LIC, मैंने LIC ही इसमें मेंशन किए, खासकर LIC प्लान, उसमें एक प्रोविजन है कि वही पेंशन आप पेरेंट्स के बाद अगर डिसेबल डिपेंडेंट है, स्पेशल चाइल्ड है, उसको भी मिलेगा एन्युटी प्लान्स के अंदर। तो ये एक स्पेशल प्रोविजन अवेलेबल है। कितना बेनिफिट करेगा कितना नहीं, आपको वो कैलकुलेशन करना होगा, देखना होगा कि कहाँ पे एन्युटी स्टार्ट होगा, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर है। एन्युटी कब स्टार्ट हुई उसके अकॉर्डिंग, आपने 50 साल में स्टार्ट कर दी तो कम है, 70 साल में स्टार्ट करी तो ज्यादा है, तो उस हिसाब से एन्युटी को आपको कैलकुलेट करना होगा। लेकिन ये प्रोविजन जरूर अवेलेबल है कि एन्युटी प्लान्स के अंदर स्पेशल चाइल्ड को एन्युटी मिलती है पेरेंट्स के बाद। दूसरा फैमिली पेंशन है एन्युटी प्लान जो भी में व्हाट इज द जी रिटर्न यूजुअली एन्युटी प्लान में? सर, एन्युटी का जो रेट है आज की डेट में अराउंड 6% है, आप मान के चले। अब अगेन वो थोड़ा एज के साथ ज्यादा हो जाता है, अगर 70 साल पे आप एन्युटी स्टार्ट करेंगे तो रिटर्न थोड़ा ज्यादा होगा, मे बी 7% तक चला जाए। ओके, तो वो रेट जो है जितना लेट स्टार्ट होगा एन्युटी उतना ज्यादा है। तो मे बी अगर आप स्पेशल चाइल्ड के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लेट स्टार्ट कर सकते हैं, आप 60 के साल पे मत करो, अपने लिए तो आपने प्रोविजन कर रखा है, लेकिन आप बच्चे के लिए करना चाहते हो तो आप 70 साल 75 साल की एज पे एन्युटी स्टार्ट करो, तो आपको ज्यादा एन्युटी मिलेगी। तो वो एन्युटी उस पर डिपेंड करती है कि आप कितना लेट स्टार्ट करते हैं। इट बाकी डिपेंड्स ऑन द एज ऑफ द चाइल्ड, यू मीन? नहीं नहीं नहीं, नॉट एज ऑफ द चाइल्ड, एन्युटी पहले आपको मिलेगी, चाइल्ड को आपके बाद मिलेगी। ओके, ओके, तो इट डिपेंड्स ऑन कि आप अपने लिए एन्युटी कितने टाइम के बाद स्टार्ट करते हैं। ओके, अच्छा, 60 साल पे स्टार्ट करते हैं, 50 पे या 70 पे, लार्जली 70 के बाद जब आप स्टार्ट करते हैं तो रीजनेबल हो जाता है। लेकिन एन्युटी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक सिर्फ यही है कि इसमें इन्फ्लेशन फैक्टर इन नहीं है। ओके, तो आपको
एन्युटी पे डिपेंडेंसी नहीं कर सकते आप। ओके, तो जैसा मैंने बोला, हम हमेशा प्लान करते हैं अपने रिटायरमेंट का, तो हम एक थोड़ा पोर्शन फिक्स्ड का लेते हैं, थोड़ा वेरिएबल का लेते हैं। वेरिएबल उस इन्फ्लेशन को ज्यादा अच्छे से कवर कर पाता है। उसी तरीके की प्लानिंग आपको करनी होगी। तो एन्युटी आपको ये देखना होगा कि वो कितनी मिल रही है किस टाइम के बाद, और वो पूरी लाइफ फिक्स्ड रहेगी। तो वो जो डिफरेंस है इन्फ्लेशन को कैसे आप मीट आउट करोगे, ये सब प्लानिंग का हिस्सा जो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं ऑप्शन बता रहा हूँ कि एन्युटी में वो ऑप्शन अवेलेबल है। तो जो पेरेंट्स लार्जली देख रहे हैं कि कोई फिक्स पेंशन किसी तरीके की मिल जाए, यहाँ से कवर होती है, बट पूरी तरह से कवर नहीं होती है। बाकी फैमिली पेंशन हम सब जानते हैं, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उसमें प्रोविजन होता है कि फैमिली पेंशन पेरेंट्स के बाद डिसेबल्ड चाइल्ड अगर कोई है या डिसेबल्ड डिपेंडेंट है तो उसको जाती है। इसके अलावा फिर डिसेबिलिटी इंश्योरेंस है। यहाँ पे मैं डिसेबिलिटी चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, बट टेम्पररी परमानेंट डिसेबिलिटीज जो होती हैं, अगर पेरेंट्स को कोई डिसेबिलिटी हो जाए फॉर एग्जाम्पल लेट्स से, तो उस केस में टर्म इंश्योरेंस काम नहीं आएगा। उस केस में इनकम स्टॉप हो गई, तो फिर कैसे मीट आउट होगी चीजें, वो भी आपको एक देखना पड़ता है। उसके लिए एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज इंडिया में है। जब आप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज लेते हैं तो उसमें डिसेबिलिटी भी कवर होती है कि अगर आपको डिसेबिलिटी हो जाए, सपोज ड्यू टू एक्सीडेंट ऑल्सो, तो और इनकम स्टॉप हो जाए टेम्पररी या परमानेंट, तो इंश्योरेंस से आप क्लेम कर सकते हैं। तो ये होना चाहिए। तो I suppose लाइफ even हेल्थ, Trump insurance has got a add-on this disability and critical illness. यस, टर्म इंश्योरेंस डज हैव डिसेबिलिटी इंश्योरेंस कवरेज, लेकिन वो लाइफ में वन टाइम ही क्लेम होता है। ओके, अच्छा, और वो लिमिटेड लिमिटेड तक तो होता है। तो वो जो कवरेज है उसका या उसका प्रीमियम जो है उसका कुछ परसेंटेज तक ही आप ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे आप जितना मर्जी लेना चाहे, और इसमें और बहुत सारे फीचर होते हैं कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस पॉलिसीज में आप अपने साथ साथ स्पाउस किड्स को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फीचर्स हैं। ओके, तो हमेशा जो है लेना है आपको ये कोई भी इंश्योरेंस, तो स्टैंड अलोन ही लो तो ज्यादा बेटर है। ओके, चेकलिस्ट है, कितना बेनिफिट मिल रहा है, क्या वेटिंग पीरियड है, डेफिनेशन ऑफ डिसेबिलिटी क्या है, कवरेज इनफ है, टेम्पररी पार्शियल डिसेबिलिटी, कितना प्रीमियम होगा, और कैन यू कवर स्पाउस और सिबलिंग आल्सो इन द सेम पॉलिसी। ये सब वो फैक्टर्स हैं जो आपको देखने चाहिए। ओके, इसके बाद आते हैं इन्वेस्टमेंट पे। ओके, इन्वेस्टमेंट प्लानिंग बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, बहुत बड़ा है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, बट कैसे करनी चाहिए सिर्फ वो बता रहा हूँ। बकेटिंग स्ट्रैटेजी का इस्तेमाल करें। बकेटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? बकेट्स हैं, मैंने 5 बकेट बना दिए। बकेट 1 में अगले 2 साल के एक्सपेंसेस रख दिए, बकेट 2 में 3 से 5 साल के एक्सपेंस रख दिए, बकेट 3 में 6 से 10 साल के एक्सपेंस रख दिए। इस तरह से मैंने, और बकेट 5 में मैंने अनएक्सपेक्टेड इमरजेंसीज आ गई या एक्सपेंसेस आ गए वो रख दिए। तो मैंने बकेट बना दी। अब उस बकेट के अराउंड जब मिल गया आपको, बकेट बना दिया आपने, उस बकेट के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करो। बकेट वर्क के 1 जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड होना चाहिए, एफडी में भी रहेगा, सेविंग में भी रहेगा, बहुत अच्छा है। मुझे और कोई इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, वेरिएबल इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। इनफैक्ट इसी तरह से बकेट 3 जो हो गया, बकेट 3 में मैं थोड़ा सा मॉडरेट ग्रोथ की तरफ जा सकता हूँ, म्यूचुअल फंड्स में कर सकता हूँ, चाहे वो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स हो या हाइब्रिड हो, उस तरीके से मैं कर सकता हूँ। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग जब आप करें तो बकेटिंग स्ट्रैटेजी के साथ अगर आप करेंगे तो आप अच्छे से लैडरिंग भी कर पाएंगे अपने बच्चे के रिक्वायरमेंट के लिए, और इन्वेस्टमेंट भी आप जो है प्रॉपर कर पाएंगे। ऐसा ना हो कि सारा इन्वेस्टमेंट आप एक ही जगह चले गए, आपने 3 साल के एक्सपेंस भी आपने इक्विटी से प्लान कर दिए, नहीं, वो नहीं होना चाहिए। और बकेटिंग स्ट्रेटेजी हमने पाया है कि बहुत बेनिफिशियल है इन्वेस्टमेंट प्लानिंग के लिए। तो लार्जली इसी स्ट्रेटेजी को फॉलो करना चाहिए। अब ऑप्शन बहुत सारे हैं, मतलब मैं अगर सारे ऑप्शन पे जाना चाहूँ तो मुझे पूरे दिन का वो लग जाएगा। बट लार्जली इक्विटीज के अंदर स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, ईटीएफ्स है, एम्प्लॉयर बेनिफिट है, स्मॉल सेविंग स्कीम्स है, पीपीएफ, एनएससी, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा नहीं है, कोई यू नो और फिट फॉर ऑल नहीं है। आपको अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडवाइजर के साथ बैठना चाहिए, एसेट एलोकेशन बनाना चाहिए, और फिर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को चूज करना चाहिए। बट अगर आप खुद भी कर रहे हैं तो लार्जली बकेट स्ट्रैटेजी को फॉलो करें। बनाए 5 बकेट, अलग अलग डिवाइड कर दें एक्सपेंसेस को, और फिर उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट को सॉर्ट आउट करें। चेकलिस्ट छोटा सा, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव मत हो,
कि स्पेशल चाइल्ड है, बहुत ज्यादा मैं रिस्क नहीं ले सकता तो मैं सारा एफडी में रखूंगा, नहीं, बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव भी आपके वेल्थ एक्यूमुलेट नहीं कर पाता है। इन्फ्लेशन को आपको बीट करना है, टैक्सेस को आपको एड्रेस करना है, तो मुझे एक अच्छा रिटर्न चाहिए। डाइवर्सिफिकेशन अच्छा ऑप्शन है, एसेट क्लास का डाइवर्सिफिकेशन, स्ट्रैटेजी वही फॉलो होनी चाहिए। सारा का सारा सब कुछ रियल एस्टेट में कर दूं या सारा मैं कहीं और कर दूं, वो स्ट्रैटेजी नहीं होनी चाहिए। ज्यादातर इन्वेस्टमेंट लिक्विड रखेंगे तो अच्छा है। और अगर आप इक्विटीज में करते हैं तो वो जो ट्रैप है क्विक गेन विद स्टॉक पिप्स, उसको अवॉइड करें। ऐसा कुछ होता नहीं है, स्पेशल चाइल्ड है उसकी रिक्वायरमेंट के लिए, तो आपको जो है अच्छे से प्लान करना चाहिए। कोई भी डेट रिस्क फ्री नहीं है, तो हमेशा इवैल्यूएट करें कि आप कहाँ पे कर रहे हैं, और ये देखें कि इन्फ्लेशन टैक्सेस को करने के बाद मेरे पास क्या एक्यूमुलेट हो रहा है, तभी आप जो है अच्छे से किसी इन्वेस्टमेंट को आप कर पाएंगे। ओके, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स प्लानिंग के अंदर 3 सेक्शन है। सेक्शन 80U, 80DD, 80DDB। 80DDB नहीं है उतना हमारे लिए, वो लार्जली अगर किसी फैमिली मेंबर को कोई स्पेसिफिक डिजीज एलिमेंट है उसके लिए है। 80U और 80DD मैटर करते हैं, लेकिन एक क्लबिंग ऑफ सेक्शन 64 है, जो जिनके बच्चे माइनर है उनके लिए क्लबिंग ऑफ इनकम प्रोविजन है, जिसके अंदर एक बेनिफिट मिलता है। 80U लार्जली जिस इज मेड फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो अगर आप पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं खुद, नॉट अबाउट योर चाइल्ड, अगर खुद हैं तो ये उनके लिए बना है। उनकी इनकम फाइल कर, आप इनकम टैक्स फाइल करते वक्त अपना इनकम ITR फाइल करते वक्त एक डिडक्शन अमाउंट पर्टिकुलर ले सकते हैं। 80DD पेरेंट्स के लिए बना है कि अगर आपके पास डिपेंडेंट है जो स्पेशल चाइल्ड है, उसकी भी अगर आप कोई सपोर्ट और मेंटेनेंस पे आप खर्चा करते हैं तो एक अमाउंट तक आपको क्लेम मिलता है। डिडक्शन आपको ये है कि 75,000 का डिडक्शन एनुअली अप टू 40 to 80% डिसेबिलिटी, और 1,25,000 वेयर डिसेबिलिटी 80% और मोर, ये आपको इनकम टैक्स डिडक्शन मिलता है। लेकिन सबसे बड़ी बात, ये ओल्ड टैक्स रिजीम में है, नए टैक्स रिजीम में डिडक्शन अवेलेबल नहीं है, तो वहां थोड़ा चैलेंज आएगा आपके लिए। ये मैंने, क्योंकि जो पेरेंट्स अभी भी ओल्ड टैक्स रिजीम में है, वो ये बेनिफिट उठा रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो सेक्शन 64 है, क्लबिंग ऑफ इनकम। लार्जली क्या होता है कि कोई भी माइनर चाइल्ड की इनकम होती है किसी भी जगह से, वो पेरेंट के साथ क्लब हो जाती है। लेकिन अगर आपका स्पेशल चाइल्ड है तो वो इनकम क्लब नहीं होती है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्पेशल चाइल्ड के नाम पे अगर कोई इनकम है तो आप उसका अलग से ITR बना सकते हैं। तो पेरेंट्स के लिए जो हायर टैक्स स्लैब में आते हैं, अगर आप मान लीजिए फिक्स डिपॉजिट बच्चे के नाम पे कर देते हैं, गिफ्ट कर देते हैं उसको, तो उसकी अलग से एक टैक्स फाइल बनती है, तो वो सेपरेट आउट हो जाता है। तो जैसे हम HUF में प्लानिंग करते हैं कि HUF बना दिया, सेपरेट आउट हो गया, वैसे ही स्पेशल चाइल्ड है माइनॉरिटी में, आप जब अगर एसेट उसके नाम पे कर देंगे तो खासकर वो जो इंटरेस्ट बियरिंग एसेट है, कैपिटल गेन में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कैपिटल गेन स्टैंडर्ड रेट पे होता है, बट इंटरेस्ट बियरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको अगर आप बच्चे के नाम पे कर देते हैं तो, और उसके नाम पे अलग से टैक्स फाइल करते हैं, तो एक अलग आपको जो है वो स्पेशलाइज टैक्स बेनिफिट आपको मिल सकता है कि वो इनकम आपके साथ क्लब नहीं होगी। तो ये एक स्पेशल बेनिफिट क्लबिंग ऑफ इनकम मिला हुआ है ड्यूरिंग माइनॉरिटी ऑफ चाइल्ड। सर ये वाला अभी अगेन ओल्ड रिजीम में ही अवेलेबल है सर, न्यू में नहीं रहेगा ये? हाँ, ये जो भी मैं बात कर रहा हूँ ये ओल्ड रिजीम में अवेलेबल है, क्योंकि न्यू रिजीम में तो बड़ा बेनिफिट कर दिया गवर्नमेंट ने, तो आपकी इनकम में ऑलरेडी बेनिफिट दे दिया है। तो लार्जली ये मतलब इनकम टैक्स प्लानिंग ओल्ड जो नए रिजीम में है उसमें बहुत स्टैंडर्ड हो जाएगी इनकम टैक्स प्लानिंग, ऐसे स्पेशल नहीं, बेनिफिट्स खत्म हो जाएंगे। बट ये जो इनकम क्लब करने का बात किया आपने, तो हाँ वो तो नया रिजीम में भी वैसे ही रहेगा ना? बच्चे का इनकम फिर मतलब पेरेंट के साथ क्लब नहीं होगा? हाँ, सेक्शन 80U 80DD खत्म हो गया। हम्म। क्लबिंग ऑफ इनकम जो होता है वो क्या कहते हैं, वो लार्जली उससे क्लबिंग के लिए यूज होता है। ओके, आई थिंक नए टैक्स रिजीम में शायद ये स्पेशल बेनिफिट अवेलेबल होगा। इट्स नॉट अबाउट इनकम टैक्स डिडक्शन, हम यहाँ क्लबिंग की बात कर रहे हैं। डिडक्शन खत्म हो गए हैं, तो अगर बच्चे के नाम पे भी अगर अलग से टैक्स फाइल करते हैं तो उसमें 80U वगैरह क्लेम नहीं होगा, बट सेपरेट आउट ऑफ कर पाएंगे, सेपरेट आउट ऑफ कर मतलब पाएंगे। सॉरी, यू बट गॉट इट ओनली राइट। व्हेन ही इज एडल्ट? नहीं, ये माइनॉरिटी के लिए है। माइनर बच्चे अच्छा। का इनकम क्लब होता है ना पेरेंट के साथ, एडल्ट तो वो एडल्ट हो हाँ गया, हाँ। वो तो इनकम टैक्स अलग अलग ही हो गया। बट माइनर के चाइल्ड का इनकम हमेशा पेरेंट पे क्लब होता है। राइट। स्पेशल चाइल्ड के केस में माइनर के चाइल्ड का इनकम क्लब नहीं होता है,
आप उसकी Okay. सेपरेट टैक्स फाइल बना सकते हैं। Okay, ओके so new to me. Thank you. हाँ, तो ये बेनिफिट अवेलेबल है सेक्शन 64 में, और ये बेनिफिट से आप जो है, जो खासकर जो हाई टैक्स लाइन में आते हैं, काफी बेनिफिट उठा सकते हैं। बट ये माइनॉरिटी तक अवेलेबल होगा, एडल्ट होने के बाद फिर वो एक ही बात हो जाती है। ओके, ये थोड़ा सा टैक्स बेनिफिट अवेल करें मैक्सिमम तक, काफी कुछ चीजें जो है सरकार ने खत्म कर दी हैं, तो टैक्स प्लानिंग उसी हिसाब से बहुत सिंप्लीफाइड हो जाएगी, इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा, सब कुछ कैपिटल गेन टैक्सेशन वहाँ सब कुछ शिफ्ट हो जाएगा। बट हमेशा टैक्स एफिशिएंट इन्वेस्टमेंट चूज करें, हमेशा इवैल्यूएट पोस्ट टैक्स रिटर्न, कोई भी इन्वेस्टमेंट चूज कर रहे हैं, और स्पेशल चाइल्ड के लिए सेपरेट टैक्स फाइल बना के चलें, ज्यादा बेटर है। And avoid leaving the inheritance to an individual as it may have higher tax implication on earnings from him। ये होता है आपके बाद सारा का सारा वेल्थ एक साथ जो है जाएगा, राइट। तो किसी इंडिविजुअल को आप देना चाहते हैं कि वो मेरे बच्चे का केयर करेगा, अगर बहुत सारे पेरेंट्स, तो ये टैक्स इम्प्लीकेशन भी काफी हैवी हो सकता है। तो एक प्रॉपर तरीके से आपको टैक्स प्लानिंग करनी पड़ेगी, सारे फैक्टर्स जो मैंने बताए ये आपको लेने पड़ेंगे, तब जाके जो है आप बढ़िया से क्लेम कर पाएंगे। ओके, तो ये था अबाउट फाइनेंशियल प्लानिंग और कौन कौन से एरियाज हैं। आई थिंक टाइम 12:07, आई कवर इट फास्ट, क्योंकि ये सेक्शन में बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इसके लिए अलग से मुझे 2 आवर का वर्कशॉप चाहिए। बट व्हाट आफ्टर अस, मेरे बाद क्या, कैसे क्या होना चाहिए, क्या क्या मैं चीजें कवर करूं, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको आंसर करने चाहिए, जो आपको आंसर ढूंढने पड़ेंगे। वेयर विल द चाइल्ड लिव, मेरे बाद बच्चा कहाँ रहेगा, उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड होगा। कहाँ रहेगा ये आपकी कॉस्टिंग पे भी डिपेंड फैक्टर इन करेगा। आपने जो घर बनाया जिसमें रहता है, क्या उसी में रहेगा, और सर्विस प्रोवाइडर्स अटैच होंगे, कोई होगा देखने के लिए, या आप रेजिडेंशियल होम में शिफ्ट करेंगे। रेजिडेंशियल होम में हम देख रहे हैं कि अलग अलग सिटीज में अलग अलग कॉस्टिंग है, तो आपकी कॉस्टिंग इस पे बहुत कुछ वेरी करेगी। बट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेरे बाद बच्चा कहाँ रहेगा, उसी वो क्वेश्चन का जब आप आंसर करेंगे, तो आप वो सपोर्ट सिस्टम को आप एनालाइज करेंगे। हाउ यू कैन मेक योर चाइल्ड मोर इंडिपेंडेंट, कहीं भी शिफ्ट, अगर आप रेजिडेंशियल होम में शिफ्ट करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो आपको अपने बच्चे को एक लिमिटेड इंडिपेंडेंस दिलाना होगा। देखिए, इंस्टेंट नहीं होता है कुछ भी। आपने सोच लिया कि ठीक है रेजिडेंशियल होम में शिफ्ट होगा, तो इंस्टेंट आप सिचुएशन नहीं डाल सकते, आप अपने पास रखेंगे जब तक, और आपके बाद वो रेजिडेंशियल होम में शिफ्ट होगा, तो वो काफी अनकंफर्टेबल सिचुएशन हो जाएगा शायद बच्चे के लिए भी। तो इसीलिए मैंने कहा कि व्हाट आफ्टर अस के लिए आपको प्लानिंग पहले से करनी पड़ेगी। हु विल मैनेज द चाइल्ड अफेयर पोस्ट पेरेंट लाइफ टाइम, अब कौन मैनेज करेगा आपके बाद, पर्सनली कौन मैनेज करेगा, फाइनेंशियल कौन मैनेज करेगा, इसका आंसर ढूंढना बहुत जरूरी है। हाउ विल यू मेक पीपल इन्वॉल्व इन चाइल्ड केयर मोर अवेयर ऑफ योर चाइल्ड रिक्वायरमेंट। आपने लोग आइडेंटिफाई कर लिए, ठीक है, आपने वो प्लानिंग कर ली, लेकिन उनको अवेयरनेस आप कैसे कराओगे, वो उतना नहीं जानते हैं आपके स्पेशल चाइल्ड के बारे में जितना आप खुद जानते हैं, तो वो कैसे अवेयर होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर आपको ढूंढने होंगे जब आप प्लान करते हैं व्हाट आफ्टर। ओके, एंड हाउ विल द मनी यू सिक्योर फॉर योर चाइल्ड बी प्रोटेक्टिव, वो पैसा कैसे प्रोटेक्ट होगा। स्पेशल चाइल्ड के नाम पे आप छोड़ के जाएंगे, लीगल गार्डियन मैनेज करेगा या ट्रस्ट बनाएंगे, तो किस तरीके से ये प्रोटेक्ट होगा। ये जब आप क्वेश्चंस अराइज होते हैं, तब आप इनके आंसर्स ढूंढते हैं, तब आपका वो फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क सेटअप आपका सामने आता है कि इस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं। ऑप्शंस क्या है, मैं यहाँ पे ज्यादातर वेल्थ की बात कर रहा हूँ, पर्सनल पे मैं नहीं जा रहा हूँ। पर्सनल प्लानिंग चाइल्ड का कैसे होना चाहिए, क्या स्किल्स हैं, वो अलग है। बट यहाँ पे हम ज्यादातर फाइनेंशियल एस्टेट प्लानिंग की बात कर रहे हैं। तो जब वेल्थ की बात आती है, जो बच्चे के लिए बना है, 4 ऑप्शंस हैं। या तो मैं सिबलिंग या फैमिली मेंबर को दे दूं, वो देखेगा केयर, या मैं बच्चे के नाम पे छोड़ दूं, लीगल गार्डियन मैनेज करेगा, या मैं ट्रस्ट बना दूं, या फिर मैं एसेट को जो है रेजिडेंशियल लिविंग सेंटर को ही मैं दे दूं। तो इस तरह के ऑप्शंस हैं, कौन सा सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है आपको देखना होगा। मे बी बहुत सारे पेरेंट्स हैं जिसमें जो है 2 बच्चे हैं, सिबलिंग इज मैनेजिंग एवरीथिंग, ट्रस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। बट बहुत सारी फैमिलीज हैं जिनको ट्रस्ट का प्रोविजन चाहिए, बिकॉज पीपल आर नॉट देयर। मे बी आप रेजिडेंशियल होम में आप शिफ्ट कर रहे हैं, तो पर्सनल केयर तो वहाँ पूरा होगा, आपको केवल फाइनेंशियल अरेंज करना है। बट
एनी टाइम आपको एक लीगल गार्डियन की हमेशा जरूरत पड़ेगा। तो क्या ऑप्शंस है ये आपको इवैल्यूएट करना पड़ेगा, प्रोज एंड कॉन्स समझने पड़ेंगे। उसके बाद देन यू विल डिसाइड कि लीगल फ्रेमवर्क कैसे सेटअप होना चाहिए। थोड़ा डिटेल में जाके मैं छोटा छोटा एक्सप्लेन करता हूँ। विल राइटिंग, विल बहुत इंपॉर्टेंट है। किस एंगल से? इस एंगल से कि स्पेशल चाइल्ड के लिए कोई मेंशन नहीं है इनहेरिटेंस के अंदर। अगर आप विल नहीं रखते हैं तो सब कुछ सक्सेशन लॉ के अकॉर्डिंग चला जाएगा, और सक्सेशन लॉ एक बहुत डिफाइंड डिस्ट्रीब्यूशन करता है, उसमें स्पेशल चाइल्ड या डिसेबल्ड का कोई मेंशन नहीं है, सब लीगल हायर को इक्वली बढ़ जाता है। तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि लॉ जिस तरीके से प्लान करता है वो आपको शायद पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो आप चाहते नहीं है। तो अगर आप वो चाहते नहीं है तो बेटर है कि आप अपनी तरफ से प्लान करें, और उसके लिए विल स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट बन जाता है। विल तो लिखें आप इस तरीके से चाहते हैं, विल के अंदर आप डिसेबिलिटी ऑफ चाइल्ड मेंशन करें, गार्डियन को अपॉइंट करें कि ये देखेगा मेरे बाद, आप केयर टेकर अपॉइंट कर सकते हैं, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन ट्रस्ट में जाएगा, किस मेंबर को कितना जाना चाहिए ये आप क्लियरली लिख सकते हैं। फंड एक्सपेंसेस कहाँ कहाँ से पे करेंगे, आपका जो भी चाइल्ड से रिलेटेड एक्सपेंस होगा कहाँ कहाँ से पे होना चाहिए, चाइल्ड के केयर के रिलेटेड भी आप डिटेल में जा सकते हो। तो एक पूरा डिटेल एनालिसिस, डिटेल राइटिंग आप विल राइटिंग कर सकते हैं। तो विल सिक्योर करता है आपके एसेट्स आपके बच्चे के लिए ही यूटिलाइज होंगे, इस चीज को क्लियर कट सिक्योर करता है विल। तो विल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सबसे बड़ी बात, लीगल गार्डियन अपॉइंट करता है, नेक्स्ट पर्सन आपके पास जो भी देखेगा। अगर आप नहीं प्रोविजन करके जाते हैं तो फिर इंस्टीट्यूशन तो कोई और नहीं कर सकता, फिर शायद कोर्ट करेगा। तो इसलिए मैंने कहा कि जो लीगल प्रोविजंस हैं विदाउट यू राइटिंग अ विल, वो कॉम्प्लिकेटेड है और शायद आपके बेनिफिट के लिए ना उतना बेनिफिट ना करें आपको। उसमें कॉस्ट इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा है, टाइम पीरियड रिक्वायर्ड बहुत ज्यादा है, तब तक आपके बच्चे का केयर कैसे होगा, तो ये सब चीजें। तो विल राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो हर पेरेंट्स को स्टार्टिंग कर देना चाहिए आज से, अगर नहीं लिखा है। सेकंड, विजन लेटर ऑफ इंटेंट। मैंने एक क्वेश्चन में सवाल पूछा था कि आप जो लोग अवेयर इन्वॉल्व होंगे उनको अवेयर कैसे करेंगे आपके बच्चे के रिक्वायरमेंट में, वो लेटर ऑफ इंटेंट आता है। अगर आप देखें तो सब चीज कवर हो रही है आपके बच्चे के बारे में, फैमिली स्टार्टिंग से लेकर फ्यूचर क्या होगा, लिविंग उसका, डेली फूड्स, एवरीथिंग, रेजिडेंशियल उसका आज कल कैसे होगा, हेल्थ केयर उसका क्या वर्क किया, क्या मेडिसिन वर्क करी, क्या नहीं होनी चाहिए, सब मेंशन करते हैं आप। सोशल एक्टिविटीज मेंशन करते हैं, एजुकेशन, रिलीजन, फाइनल अरेंजमेंट, उसकी बर्थ से लेकर फाइनल अरेंजमेंट तक आप सब चीज मेंशन कर देते हैं। और जब ये डॉक्यूमेंट आप स्टेक होल्डर्स को देते हैं ना, तो दे नो मोर अबाउट योर चाइल्ड, उनके लिए डिसीजन लेना आसान हो जाता है। दिस बिकम्स अ वेरी गुड डॉक्यूमेंट। Hello, Mr. Jitendra. जी सर। I have a small query. See, this यस when you form a trust, you identify different trusts. यस In India, as of today, are there any organizations who would be part of this trust? Is there any such kind of service? So, for example, State Bank of India, right, or any such, so that I could also involve that organization part of the trustee board, right? So that I'll be more safe. Is there any such organization as of now? There are some yes corporate people Yes, yes. who, There are organizations which involved in become a trustee in your private trust. I have also got a company. We also work on involving with special need trust. Okay, so there are organizations. I think we can take that as separately, and we can discuss on that. What are these organizations? How do they work? So I am not going to cover this here because that's a very, very long discussion. But probably, we can take it separately and we can discuss it out. Yes, there are, I can say. Okay. Right. Yeah. So next is guardianship. You need a legal guardian. Also, parents, once the child turns 18, parent has to become a guardian. Because in the eyes of law, once your child turns 18, he's an adult. An adult doesn't require a guardian. But if you feel your child need a support in decision making, so you have to take the guardianship. And then in the will, you have to appoint who's going to be the next legal guardian. So both these are very, very important from the point of view of guardianship. And once you appoint a legal guardian, he manages everything. He manages the personal care also, and he manages any financial which is in the name of the child also. So appointing a legal guardian is very, very important, and taking a legal guardianship once the child turns 18 is also very important, because in the eyes of law, your natural guardianship ends once the child turns 18. Now you want to remain a guardian, you want to take decisions on his behalf, just
take the legal guardianship. सो सर इसमें एक प्रश्न ये था, तो मेरे को लगता है अभी मैं पूछ लेती Okay. हूँ कि These are some questions probably. Yeah. सर आपकी आवाज से थोड़ा कट रहा था। सो उसमें ये पूछा है कि शुड इट बी ए इंडिपेंडेंट पर्सन Yes. और नॉन टू द फैमिली ओनली, मतलब केवल फैमिली मेंबर्स ही हो सकते हैं लीगल गार्जियन, या कोई और बाहर का भी व्यक्ति हो सकता है? एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लाइट हैज गॉन तो मेरा जस्ट लेट मी गिव मी अ जी सेकेंड। जी 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 When the सर। सो parents are जब तक alive, जी when the parents are around, they become the guardian. या And you need to make a provision in your will that after you, who will be the guardian. यस, And then उसमें outside हमको person can be guardian. आउटसाइड पर्सन भी हो सकते हैं और फैमिली मेंबर भी। यही सर से मैं पूछ रही थी कि क्या Yeah. दोनों का ऑप्शन? ओके सर, सो आप बता रहे जैसा, थैंक यू। और देखिए जैसे दो एक चीजें हैं। जी जी नहीं, दो चीजें जी हैं। पहली बात, लॉ क्या बोलता है? लॉ ये बोलता है कि लीगल गार्डियन आपके ब्लड रिलेटिव में से बनेगा। ओके, इन केस अगर कोई अवेलेबल नहीं है तब आप बाहर से अपॉइंट कर सकते हैं। करने को पेरेंट्स जो है नेक्स्ट लीगल गार्डियन बाहर से अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन जो भी गार्डियन बनेगा उसको जाके नेशनल ट्रस्ट से गार्डियनशिप लेना होगा। तो नेशनल ट्रस्ट असेस करेगा कि गार्डियनशिप देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। पर अगर आपने बनाया है विल में तो रीजन क्लियर होना चाहिए कि क्यों आप जो है किसी ब्लड रिलेटिव्स को नहीं दे रहे हैं, किसी नेक्स्ट पर्सन को दे रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। वही, क्योंकि कई बार ओके। मतलब पेरेंट्स के ये डाउट रहते हैं कि कोई और भी हो यस सकता है क्या। यस, सर इसमें इसी बेस वो से हो सकता रिलेशन है। रिलेटेड एक क्वेश्चन है सर। इसमें जो ब्लड रिलेशनशिप जो है वो ऑटोमेटिकली पोस्ट आवर लाइफ वो गार्डियन गार्डियन बन सकता है कि उसके लिए भी विल में मेंशन करना पड़ेगा? सर विल में मेंशन करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोमेटिकली बहुत लंबी लिस्ट हो जाती है। आई नो, आइडियली अगर सबसे पहले तो इमीडिएट ब्लड रिलेशनशिप है, पेरेंट्स के बाद सिबलिंग को ही राइट होता है लीगल गार्डियनशिप का। ओके, तो बेटर है आप विल में अपॉइंट करें। आप जिसको भी बना रहे हैं विल में अपॉइंट करें, मेंशन करें कि ही इज गोइंग टू द पर्सन, देन थ्रू दैट विल ही कैन ऑलवेज सीक द लीगल गार्डियनशिप। श्योर, ओके, थैंक यू सर। ओके ओके, ये कुछ क्वेश्चंस है जो हमेशा आइडेंटिफाई होने चाहिए। गार्डियन कौन है, चाइल्ड से क्या रिलेशन है, कितना चाइल्ड कंफर्टेबल है। अगेन अकॉर्डिंग टू द लाइफ स्टेजेस ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि आपके पास एक रिलेशनशिप है चाइल्ड का और गार्डियन का। गार्डियन विजिट करेगा, बात करेगा, सब कुछ करेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्डियन को कैसे एक्सपेंसेस इनकर होंगे, हाउ यू इज गोइंग टू मैनेज द चाइल्ड अफेयर, वो दूसरी सिटी में है तो कैसे चीजें मैनेज होंगी। ये सब क्वेश्चंस हैं कि आप जब गार्डियन अपॉइंट कर रहे हैं तो डिस्कशन होना चाहिए और आंसर होने चाहिए। इसके बाद स्पेशल नीड ट्रस्ट में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बहुत लंबा टॉपिक है। स्पेशल नीड ट्रस्ट अपने आप में बहुत बड़ा है। पर इतना कि इंडिया के अंदर दो हैं, फैमिली ट्रस्ट एंड प्राइवेट ट्रस्ट एंड पब्लिक ट्रस्ट। यहाँ बहुत कंफ्यूजन रहता है। जिस ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं स्पेशल चाइल्ड के लिए, वो प्राइवेट ट्रस्ट कैटेगरी में आता है। उसमें आप बना सकते हैं, बट एक लीगल अरेंजमेंट है कि आपने कुछ पीपल को अपॉइंट किया है अपने बच्चे के फाइनेंशियल केयर के लिए। आप अपने फाइनेंशियल ट्रस्ट में ट्रांसफर कर देते हैं। एक बार वो ट्रस्ट में चले गए, वो एसेट प्रोटेक्ट हो जाते हैं। और इररिस्पेक्टिव ऑफ आपका विल चैलेंज होता है या कुछ भी होता है कोर्ट में, ट्रस्ट कंटिन्यू करेगा आपके बच्चे के केयर, फाइनेंशियल केयर देखने के लिए। लेकिन ट्रस्ट केवल फाइनेंशियल केयर देखेगा, पर्सनल केयर नहीं देखेगा। they are not the legal guardian. Okay, so the trust is formed to manage the financial affairs. और ट्रस्ट के आप जब पूरा जब लीगल फ्रेमवर्क बनाते हैं तो लीगल गार्डियन आपने अपॉइंट किया, रेजिडेंशियल केयर आपने बच्चे को शिफ्ट किया, आपने प्राइवेट ट्रस्ट बना दिया जिसमें सारे एसेट्स आपने ट्रांसफर कर दिए। अब प्राइवेट ट्रस्ट फंड करेगा आपके बच्चे के फाइनेंशियल केयर के लिए। इतना ट्रस्ट का बेनिफिट है, और ट्रस्ट हमेशा कंटिन्यू रहेगा जब तक स्पेशल चाइल्ड अलाइव है। ट्रस्टीज कैन कम इन एंड गो। आप, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द ट्रस्टीज। एक ट्रस्टी जाएगा तो दूसरा ट्रस्टी आ सकता है। आप ट्रस्टीज अपॉइंट कर सकते हैं, आपके बाद फ्यूचर ट्रस्टीज भी जो है आगे के ट्रस्टी अपॉइंट कर सकते हैं। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है विद रिस्पेक्ट टू प्राइवेट ट्रस्ट। बट जैसा मैंने कहा कि एक लीगल फ्रेमवर्क बनता है पूरे मैनेजमेंट के लिए, उसमें रेजिडेंशियल केयर का रोल आ गया, पर्सनल केयर देखने के लिए ट्रस्ट का जो रोल आ गया वो प्रॉपरली फाइनेंशियल केयर देखने के लिए। जो हमने एस्टेट प्लानिंग ऑप्शंस की बात की थी ना कि मैं
लीगल गार्डियन को छोड़ के जाऊं, बच्चे के नाम पे छोड़ के जाऊं, या मैं ट्रस्ट को बनाऊं। तो एक है कि लीगल गार्डियन शायद पूरा ना देख पाए, उसकी अपनी लाइफ है, उतना टाइम ना दे पाए, तो मैं फाइनेंशियल को सेपरेट आउट कर देता हूँ कि फाइनेंशियल ट्रस्ट देख लेगा, लेट द लीगल गार्डियन मैनेज द पर्सनल अफेयर्स। ट्रस्टीज, कौन ट्रस्टीज होंगे कौन नहीं होंगे, ट्रस्टीज का मतलब जैसे आप गार्डियन ढूंढते हैं ऐसे आपको ट्रस्टीज ढूंढना थोड़ा आसान हो जाता है कि ब्लड रिलेशन में जरूरी नहीं है हो, बाहर से भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल से भी हो सकता है, प्रोफेशनल्स भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो ट्रस्टीज यू कैन स्टिल आइडेंटिफाई। बट जब आप विद इन फैमिली देखने जाते हैं तो आपको कुछ क्वालिटीज देखनी होती हैं कि हाउ ही इज गोइंग टू मैनेज रिलेशनशिप विद माई चाइल्ड, इज ही सेंसिटिव टू दैट, कितना उसको पता है कि कैसे चीजें मैनेज होंगी, डज ही नो हाउ टू आइडेंटिफाई अ गुड प्रोफेशनल ट्रस्ट की अकाउंटिंग के लिए और दूसरी चीजों के लिए। तो ये थोड़ी सी क्वालिटीज आपको देखनी होती हैं। उसके बाद देन यू आइडेंटिफाई कि आपकी इमीडिएट फैमिली या बियॉन्ड दैट कौन बेटर ट्रस्टी हो सकता है। पर ऑल्सो उसका भी कंसेंट होना चाहिए कि ही इज रेडी टू टेक अप दैट लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, आई skip this, these are mainly सम पॉइंट्स ऑफ मिस्टेक्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। चाइल्ड डिसेबिलिटी हमेशा इंश्योरेंस में डिक्लेयर होना चाहिए, कंटीजेंसीज प्लान होनी चाहिए, अपनी इनकैपेसिटेशन प्लान होना चाहिए। ठीक है, मेरे को डिसेबिलिटी हो गई तो क्या, फिर कौन देखेगा चीजों को, ये डिसेब इनकैपेसिटेशन का कोई एज नहीं है, तो उस केस में कैसे चीजें हैंडल होंगी वो प्लान होना चाहिए। लॉन्ग टर्म केयर एक्सपेंसेस प्लान होने चाहिए। डोंट प्लान एवरीथिंग थ्रू विल। विल स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट है, आज जैसे मैंने कहा लीगल गार्डियन अपॉइंट कर, फाइनेंसिस को मैनेज करना, ये सब देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो भी आप प्लान करते हैं पीरियोडिकली रिव्यू करो, हर 3 साल में एक बार रिव्यू करो, एवरी ईयर रिव्यू करो, सिर्फ ये देखने के लिए कि चीजें सब मेरे अकॉर्डिंग चल रही हैं नहीं चल रही हैं। जो एस्टेट प्लानिंग डॉक्यूमेंट बनते हैं, आज किसी को आपने बोला ट्रस्टी बन जाओ, इज रेडी, कल को वो मना कर दे, तो देन यू हैव टू लुक एट सेकेंडरी। इसलिए कोई भी डॉक्यूमेंट बनता है, कुछ भी आप फ्रेमवर्क बनाते हैं, पीरियोडिकली उसको रिव्यू करें, और कुछ भी आप कर रहे हैं उसको स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट करें। उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन भी बनाया जा सकता है या वर्बली भी कर सकते हैं, बट डू कम्युनिकेट आप क्या प्लान कर रहे हैं। एक सवाल है जितेंद्र जी। या यस ये जो हमने हमारी फैमिली के लिए जो फैमिली फ्लोटर पॉलिसी है मेडिक्लेम का जी वो लिया था, जी एंड मेरे बेटे का एक्चुअली लेट डायग्नोसिस है, वो 10 इयर्स में ही उसका डायग्नोसिस हुआ था, लगभग 2 साल पहले। तो ये हमारी ओके फैमिली फ्लोटर पॉलिसी जो हम मेडिक्लेम के ले रहे हैं वो काफी सालों से हमारी चल रही है, मतलब लगभग 8-10 साल हो गए, क्योंकि जब से बच्चा पैदा हुआ था तब से हमने लेना शुरू किया था। हाँ हाँ तो लेट डायग्नो हेलो यस यस प्लीज। हेलो हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। आ हाँ रही जी। है प्लीज तो प्लीज। लेट डायग्नोसिस से, हाँ जी, तो 2 साल पहले ही डायग्नोसिस हुआ, तो जब हमने रिन्यू किया ना इंश्योरेंस, तो हमें मतलब वो अनइंटेंशनली वो छूट गया था बताना हाँ हाँ इंश्योरेंस कंपनी को रिगार्डिंग दी हाँ डिसेबिलिटी। तो हाँ अभी ओके मुझे जब बताऊंगी, मतलब मुझे इस साल अभी फिर से रिन्यूअल आएगा मेरा, अराउंड सितंबर में हाँ आता है रिन्यूअल, तो उसमें मुझे कोई हाँ। दिक्कत तो नहीं आएगी जब मैं रिन्यू करने जाऊंगी मेडिक्लेम? नहीं देखिए, जो इंश्योरेंस का क्लॉज है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी चीज, चाहे वो इलनेस ही हो, आपकी पर्सनल इलनेस भी हो, जो इंश्योरेंस में वैसे कवर नहीं होती है, अगर वो इंश्योरेंस लेने के कई साल के बाद आती है तो वो ऑलरेडी कवर्ड होगी। तो आपका बच्चा, जो मेरा व्यू है वो यही कि आपका बच्चा ऑलरेडी कवर्ड है और कवर्ड रहेगा। इसमें अब कंपनी डिनाई नहीं कर पाएगी कि नहीं अब वो कवर नहीं हो सकता। ये सिचुएशन होता है जब डायग्नोसिस बाद में होता है। ओके, तो आपके सिचुएशन में ओके लार्जली जो है वो कवर होगा, डिक्लेयर नहीं भी करेंगे तब भी आई थिंक इट्स ओके फाइन, क्योंकि जो इंश्योरेंस प्रोविजन है वो इसी तरीके से है। ओके। ओके, तो कवर्ड है, वो कवर्ड है, मेरे व्यू में कवर्ड है। बाकी वाइल ओके स्टिल ठीक। चेक इट आउट एंड लेट ओके फॉर हम्म श्योर। हम्म। सो थैंक यू मैम पूछने के लिए। अभी सर थोड़े से कुछ और क्वेश्चन है जो चैट पर थे, वो मैं आपसे जानना चाहूंगी। एक तो यस, ये था कि थेरेपीज किस उसमें कवर होती हैं, कोई इंश्योरेंस ऐसा जिसमें थेरेपीज कवर होती हो? नहीं थेरेपीज कहीं कवर नहीं होती हैं, थेरेपीज केवल निर्माया में कवर होती है, कोई प्राइवेट इंश्योरेंस थेरेपी नहीं कवर करता है।
ओके, जी जी। अच्छा, थेरेपीज और कहीं सर कवर नहीं होती है। देखिए जी चीजों को समझ, थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू समझ आओगे, थेरेपीज जहाँ कवर होनी शुरू हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम शूट आउट कर जाएगा। ओके, जी क्योंकि ये ओपीडी कवरेज है और ओपीडी बहुत कॉस्टली है इंडिया में, तो इसलिए इंश्योरेंस जी। कंपनीज ने ओपीडी पहले स्टार्ट किए थे, उसके बाद बंद कर दिए, धीरे धीरे अब स्टार्ट कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ थेरेपीज कवर नहीं होती है किसी भी प्राइवेट पॉलिसी में। और सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगी, ये मेरे पास भी हमेशा एक रहता है कि कई बार जो हमने पॉलिसी ली है वो क्या केवल डिसेबिलिटी रिलेटेड ही चीजों को कवर करती है, कि उसके जैसे कि अगर कोई बच्चे ने निरामया लिया तो वो डिसेबिलिटी रिलेटेड है, अगर उसको डेंगू हो गया तो उसमें निरामया में क्लेम नहीं मिलता, तो ऐसा ही क्या सभी पॉलिसीज में होता है? नहीं नहीं, सभी पॉलिसीज में वो नहीं है, उसमें हॉस्पिटलाइजेशन कवर है, इररिस्पेक्टिव ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन किस चीज के लिए हुआ है। ओके, यू कैन टेक इट के जैसे आपकी हेल्थ पॉलिसी होती है, ऐसे ही वो हेल्थ पॉलिसी स्पेसिफिकली बनी है, वो डिसेबिलिटी के लिए नहीं बनी है, वो सिर्फ उन पर्सन विद डिसेबिलिटीज को कवर कर रही है, लेकिन जी कवर हॉस्पिटलाइजेशन की कर रही है। कोई भी हॉस्पिटलाइजेशन होगा आप उस पॉलिसी क्लेम कर सकते हैं। हाँ, उसके इंटरनल कुछ लिमिटेशंस हो सकती हैं विद रिलेटेड टू एनी इलनेस और ट्रीटमेंट, वो आपको स्टडी करना चाहिए कि कहाँ पे लिमिटेशंस है। ओके, वो हो सकती है, बट लार्जली वो हॉस्पिटलाइजेशन जी एक्सपेंस जी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ कैसे भी हॉस्पिटलाइजेशन हो। जी। Chaitanya, just और one सर question. Yeah, जी जी continue, please. बताइए सर। नहीं सर, आप बताइए। At the time of retirement or fund transfer to the trust, where you advise to park the fund, which will have a better return and beat the inflation. हाँ Which are the avenues for that? सर, देखिए लार्जली अगेन जैसे मैंने कहा, वहां पे आपको बकेट स्ट्रैटेजी ही अपनानी होगी। बकेट स्ट्रैटेजी में शॉर्ट टर्म तो फिर भी ऑप्शन अवेलेबल है। ओके, जो लॉन्ग टर्म है, अब अगर क्वेश्चन पूछेंगे कि लॉन्ग टर्म में मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, तो मेरे व्यू में तो इक्विटीज के अलावा मुझे लॉन्ग टर्म में कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं दिखता जो इन्फ्लेशन को बीट कर जाए। ओके, Yeah. डेट के अंदर भी उतना इन्फ्लेशन बीट, तो एंड ऑफ द डे आपको वो लॉन्ग टर्म में इक्विटीज में जाना होगा। हाँ, इंस्टेड ऑफ गोइंग टू डायरेक्ट इक्विटीज आप म्यूचुअल फंड रूट को अपना सकते हैं। ओके, तो यू कैन गो इन्वेस्ट इनटू इक्विटी म्यूचुअल फंड फॉर द लॉन्ग टर्म एलोकेशन। और वो कितना होना चाहिए, किस रिस्पेक्ट में Yeah, होना because चाहिए, वो अगेन रिस्क एपेटाइट पे डिपेंड करता है। बट लार्जली माय व्यू इज कि लॉन्ग टर्म के लिए इक्विटी एलोकेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स द ओनली ग्रोथ एसेट। रियल एस्टेट भी है ग्रोथ एसेट, बट रियल एस्टेट हमारे यहाँ भी सिर्फ फिजिकल अवेलेबल है, तो इसलिए वहाँ पे कैपिटल बहुत रिक्वायर्ड है। तो इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे फॉर इन्वेस्टर्स to invest into equity markets and take up the opportunity of long term good returns beating inflation. the question is like retirement is also a long term now. That investment or purpose हाँ or child's life हाँ trust में भी child's life का पूरा long term ही investment है, which is going yes to stay there. Okay. yes So I think that yes for long term, considering mutual fund or equities are reasonably good to just a minute. हाँ, मैंने वही बोला, ठीक है जी, मैंने वही बोला कि लॉन्ग टर्म में इक्विटी म्यूचुअल फंड इज द बेस्ट वे आइडियली फॉर इन्वेस्टमेंट, बिकॉज दैट्स वेयर यू कैन गेट गुड रिटर्न्स, इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स। And, मुझे ग्रोथ एसेट्स और कोई नजर नहीं आता जो इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न्स आपको दे सके, but राइट? then तो entire corpus lying in that is safer, you mean मैं आई एम नॉट सेइंग एंटायर कॉर्पस, आई एम नॉट सेइंग एंटायर कॉर्पस, mutual funds? वहां पे भी एसेट एलोकेशन बनाना चाहिए। आप इक्विटी में मेजरली कर सकते हैं, थोड़ा गोल्ड में कर सकते हैं, थोड़ा डेट में कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, तो एसेट एलोकेशन हर जगह बनेगा। ओके, लॉन्ग टर्म के लिए भी एसेट एलोकेशन बनेगा, राइट? वो एसेट एलोकेशन But कितना बनना gold, चाहिए वो एनालिसिस है, वो एडवाइजर के साथ आप बैठ but के gold doesn't have the बात करें। provision of SWP. सर SWP इक्विटी, देखिए SWP आप अलग उसमें जा रहे हैं, SWP अलग विड्रॉल ऑप्शन है। Income, हाँ पहले आप income उस तो चाहिए ना बच्चे को. तो विड्रॉल तो आप सर लॉन्ग, देखिए अगर आप इक्विटी से SWP की बात कर रहे हैं, स्ट्रिक्टली नो, अनलेस एंड अनटिल यू हैव बीन इन्वेस्टेड इन इक्विटी फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। 10 Yeah, साल से पहले इक्विटी में SWP मैं एडवाइज नहीं करता हूँ। ओके, अगर SWP आपको आज स्टार्ट करना है तो आप डेट से स्टार्ट करो, सिंपल डेट म्यूचुअल फंड में डालो, वहां से SWP करो। लॉन्ग टर्म में जब तक आपने 10-15 साल नहीं निकाल दिए इक्विटी में,
SWP इज नॉट बेनिफिशियल, बहुत वेरिएबल हो सकता है। नहीं, ओके, अभी इसीलिए मैंने अच्छा, बोला मेरा एक सवाल है। हेलो। we are already my this thing is like we already stayed in the equity for almost 20 years, created the corpus. हाँ Now you are हाँ transferring it to the trust or for your retirement. हाँ Okay, it's a but that corpus is of 20 years old in the हाँ mutual fund or equity. You continue हाँ there and start the SWP when you require it and the child is हाँ, required. My वो कर mota सकते हैं। calculation is like if you have got a corpus of 1 CR and you need हाँ 50,000 per month, हाँ the corpus is increasing by almost 12% long term, हाँ and you are withdrawing only 6% yearly. हाँ हाँ So probably that corpus will last safely for child's life. हाँ, There will देखिए be an वो increase. विड्रॉल रेट पे डिपेंड करता है। 2 करोड़ पे अगर मैं 50,000 पर मंथ विड्रॉ कर रहा हूँ तो हाँ बहुत मार्जिन है मेरे पास। ओके, हाँ तो मेरे को अगर 10% भी मिलेगा तब भी मैं पॉजिटिव में हूँ। तो जब हाँ तक मैं वो विड्रॉल रेट से मेरा रिटर्न ऊपर है ना, अगर मैं हाँ 6% विड्रॉल रेट है और मेरा रिटर्न 8% भी है, तब भी हम्म मेरा कॉर्पस ग्रो करता रहेगा, मैं लॉन्ग टर्म सस्टेन ज्यादा कर पाऊंगा। तो वो right. मैथमेटिक्स अपनी जगह सही है। ओके, अब So एग्जैक्टली that is होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ट्रस्ट में ट्रांसफर आप कैसे करोगे? पहली बात तो म्यूचुअल फंड नॉन ट्रांसफरेबल एसेट है, आपको ट्रस्ट में ट्रांसफर करने के लिए बड़ा लंबा प्रोसीजर लेना पड़ेगा। सारा म्यूचुअल फंड डीमैट में कन्वर्ट करो, डीमैट टू डीमैट ट्रांसफर करो, वहां से उसको वापस फिजिकल डीमैट में कन्वर्ट करो, बहुत लंबा प्रोसीजर है। तो म्यूचुअल फंड अगर आप ट्रस्ट में आने हैं तो या तो इस तरीके से करो या फिर विल के थ्रू आ सकते हैं, आप सिंपली ट्रांसफर नहीं कर सकते। will के थ्रू ट्रांसफर होता है सर. विल के थ्रू होगा, विल के थ्रू होगा या डीमैट में होगा, दो ही But तरीके से हो सकता है। but the mutual fund can be transferred in the name of the trust or it can be name of the child only. नेम ऑफ द ट्रस्ट, वो Trust only. डीमैट में नेम ऑफ द ट्रस्ट चला जाएगा। But ओके, mutual fund नॉन विल के डीमैट थ्रू भी नहीं, रहता है तो वो क्या करना है सर? वो कुछ नहीं कर सकते सर। अगर आपको ट्रस्ट में अपनी लिविंग में ट्रांसफर करना है, सारा रिडीम करना पड़ेगा, आपको पैसा ट्रांसफर करना पड़ेगा। ओके. यस, तो मैं इसलिए बोला, मैंने कहा ये स्ट्रैटेजी सब ऑन पेपर आसान है, बट एक्चुअल वर्कआउट आपको बैठना पड़ेगा एडवाइजर के साथ। ओके, ट्रस्ट को एडवाइजर अपॉइंट करना पड़ेगा, लेट द डू द कैलकुलेशन, सी के कैसे चीजें वर्कआउट करेंगे, कितना होना चाहिए, SWP कहाँ से होनी चाहिए। हम लोग ऐसे ही स्ट्रैटेजीज वर्कआउट करते हैं। ज्यादातर हमने अभी इक्विटी से वो स्ट्रैटेजी नहीं अडॉप्ट करी है, क्योंकि हमें कोई इन्वेस्टर मिला नहीं है जो 20 साल इन्वेस्टेड रहा हो अभी तक। ओके, तो इसलिए SWP ऑप्शन अगेन वो स्ट्रैटेजी है जो अडॉप्ट करना पड़ेगा। सो आई लीव इट टू एडवाइजर एंड द ट्रस्ट टू डिसाइड। अच्छा, एक सवाल है मेरा। यस हाँ जी, ये जो नेशनल पेंशन स्कीम है, NPS जो है, यस यस। इसमें डिसेबिलिटी के लिए मतलब कुछ है कि जैसे जो पर्सन है जो कर रहे हैं, जिनके नाम पे NPS है, उनके बाद फिर कैन द डिसेबल्ड पर्सन गेट द बेनिफिट ऑफ द पेंशन, जैसे अपनी फैमिली पेंशन जो बताया था LIC में हाँ है, हाँ वैसे हाँ। NPS में भी वो बेनिफिट अवेलेबल है? एनपीएस में नहीं है, बट लार्जली एनपीएस से आपको एन्युटी मिलता है। ओके, तो एन्युटी में प्रोविजन होगा। तो एनपीएस का देखिए, एनपीएस में जो लास्ट मैच्योरिटी है उसमें 60% आप विड्रॉ कर सकते हैं। ओके, और हम्म 40% का आपको एन्युटी मिलता है। वो एन्युटी हम्म आपको यही लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज वाली एन्युटी मिलती है, तो एन्युटी में प्रोविजन ओके होगा 100%। ओके, तो एन्युटी में ओके, प्रोविजन मिलेगा आपको, मतलब जो स्पेसिफिकली एनपीएस में नहीं। हाँ अच्छा, एन्युटी में मिलेगा प्रोविजनल, मतलब NPS में नहीं हाँ, है, वो नहीं कर सकते, बट एन्युटी एनपीएस पे में नहीं जब आते हैं तो क्योंकि के लिए क्योंकि पेंशन आपको एनपीएस पेंशन नहीं दे रहा है, एनपीएस सिर्फ हम्म कॉर्पस एक्यूमुलेट कर रहा है। ओके, करेक्ट। हाँ अब जी। आपके बाद अगर चाइल्ड रह जाता है तो उसमें भी एनपीएस का वही एप्लीकेबिलिटी होगा, 60% आप विड्रॉ कर सकते हो और फोर्टी हम्म परसेंट की आप एन्युटी ले सकते हो। ओके, ओके तो वो एन्युटी ओके, में प्रोविजन मिलेगा आपको। अच्छा, बाकी ठीक तो ठीक 60% तो विड्रॉ हो गया, आप अपने हिसाब से उसको जैसे भी हम्म आप यूटिलाइज कर सकते हो। ठीक ठीक, थैंक यू। कोई और किसी का सवाल है क्या? सलाइन पण चालू लावायचे, एक DNS लावायचे. हेलो, सर म्यूट कर लीजिए अगर सवाल नहीं है तो। बाकी किसी और का सवाल है तो पूछ सकते हैं। और एक आखिरी सवाल शायद सर से एक बार पूछना चाहूंगी मैं कि कौन कौन सी आपने जो पॉलिसीज बताई थी, स्टार हेल्थ थी जी, और जो थी, उनको एक बार आप रिपीट कर देंगे तो पेरेंट्स के लिए, वो एक सवाल था।
सॉरी। आईसीआई था, मेरे ख्याल से स्टार हेल्थ था, जो मुझे याद है। देखिए आईसी सारे पीएसयूज हैं, आप जितनी भी पीएसयूज हैं सब कंपनीज के पास है। ओके, मैं एक सेकंड में स्लाइड को दिखा देता हूँ। ये है नेशनल के पास है, न्यू इंडिया के पास है, ओरिएंटल, यूनाइटेड, स्टार हेल्थ, आईसीआईसीआई लोम्बार्ड। अभी मैं नाम लूँ तो एचडीएफसी, एर्गो की भी स्पेशल पॉलिसी है। तो ज्यादातर सभी कंपनीज के पास है। एक दो कंपनी हो सकती है प्राइवेट में जिनके पास अलग से पॉलिसी ना हो। ओके, बट लार्जली सभी के पास है। जी सर, आप कोई कुछ बोल रहे थे शायद अशोक जी, अगर कुछ प्रश्न है तो, किसी का भी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अब हम इसके बाद फिर क्लोज करेंगे। मेरे ख्याल से कोई प्रश्न नहीं है अब किसी का। सो थैंक यू जितेंद्र जी, बहुत वैल्यूबल आपने जितेंद्र जी। जी जी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दी आपने। और पेरेंट्स को कुछ भी पूछना है तो मैंने सर के नंबर भी शेयर किए हैं और हमारी हेल्पलाइन भी है, आप कभी भी पूछ सकते हैं। और अंकुर को और जितेंद्र जी को थैंक यू वंस अगेन, सभी पेरेंट्स को भी थैंक यू जुड़ने के लिए। सो अब हम क्लोज कर सकते हैं, लीव कर सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू।